बेहतरीन तेजी और रिकॉर्ड बनने का है दिन। जुलाई सीरीज रही है बेहद शानदार और आज फाइनली सीरीज के अंत में निफ्टी ने भी वो रिकॉर्ड बना लिया जो सेंसेक्स कई बार इस सीरीज में बना चुका है। आज पहली बार 37,000 के पार। अब तक अच्छी, अब बचे हुए 1.5 घंटे में ये सीरीज क्या कमाल दिखाएगी। और दूसरा वो स्पेशल 46 जिनकी आज होने वाली है सेटलमेंट फिजिकल। तो आज बस 1.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ वायदा कारोबार पर फोकस, एक्सपायरी पर फोकस, नतीजे हैं भरपूर। क्या हो आपका एक्शन बताएंगे फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं डिम्पी कालरा। फटाफट से देख लेते हैं कि आज का पूरी लाइनअप क्या है, कैसी रूपरेखा है और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ेंगे। और आज एफ&ओ पे फोकस थोड़ा ज्यादा ही होगा। ये स्पेशल 46 की सीरीज सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर आपको सबसे पहले, सबसे ज्यादा तादाद में और सबसे आसान भाषा में ही देखने को मिलेगी। खैर, अब आपको 2 बजे का जो लाइनअप है वो आपके सामने रख रहा हूं मैं। अब थोड़े ट्रिगर्स होंगे। इससे पहले बाजार में खुलने वाले शेयर्स की जिनमें एक्शन है वो आपके सामने रखेंगे। 2:10 पर आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स कैसे आ रहे हैं वो आपके सामने होगी बात। बिरला ग्रुप में एक बड़ा ऐलान हो सकता है। अगर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसका असर आज 3:30 बजे तक मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा। कुछ दिख भी रहा है, इसके बारे में पूरी पड़ताल। 2:15 बजे ही BTSTT की लाइन खुल जाएगी। कमोडिटी मार्केट की हलचल भी आपके सामने होंगे। खैर, इस बीच टाटा पावर के नंबर आ गए हैं और नंबर्स मैं आपके सामने रख दूं एक बार। मुनाफा 1670 करोड़ है और 430 करोड़ का अनुमान। ये क्या हुआ? कुछ हो सकता है, एडजस्टमेंट जरूर हो सकती है। कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा। हाँ। एक मुश्त आय बताई जा रही है 1900 करोड़ की। 1900 करोड़ की एक मुश्त आय। अब उसमें मुनाफा कितना एडजस्टमेंट है वो देखना होगा। लेकिन हाँ, मुनाफा ऐसे तो 4 गुना दिख रहा है, जो उम्मीद है उससे 4 गुना। उससे 4 गुना। हाँ, तो चलिए नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। और उन्होंने कोई एक हिस्सा बेचा है मेरे ख्याल। टाटा कम्युनिकेशन में भी उनका हिस्सा था, शायद वो बेचने की खबर थी। हो सकता है उस वजह से आपको एक बड़ी आय आती हुई दिखी। तो टाटा कम्युनिकेशन में जो हिस्सा बेचा है उसकी वजह से बड़ी आय आती हुई दिख रही है। फिलहाल जो भी है प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है लोगों को। प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है और आप इस पर ध्यान रखिए। खैर, इसका EBIT का प्रॉफिट भी आ जाएगा जिसमें वो हिस्सा नहीं होगा और वो एक अलग से कामकाजी इनकम के तौर पर आपको दिखेगा, जिसमें से वो 1900 करोड़ वाला हिस्सा अलग से दिखाएंगे आपके सामने। एक बार जरूर इस पर ध्यान रखा सकता है। शेयर 5% सुस्त ठंडा पड़ने वाला शेयर आज 5% है। नंबर्स का एक्शन है। कुणाल भी हमारे साथ है, तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए इसमें ट्रेड का। कुणाल जी, जरा बताइए क्या किया जाए इसमें। तुरंत बाय करना चाहिए डिम्पी। मुझे लगता है अभी का भी 71 के ऊपर एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है और 71 का स्टॉप लॉस देखिए रखना होगा 70 रुपए पर, 70 पर मौजूदा स्तरों पर बाय करें। मुझे लगता है कि 73.50 तक का एक मूव बन सकता है। ये सब फ्यूचर के लेवल, फ्यूचर के लेवल। और इसी सीरीज के अगली के, इसी सीरीज का नहीं। अब अगली सीरीज के क्या कल से दोगे आप? अनिल जी, मुझे लगता है आज ही 73-50 आना चाहिए। ओके, चलिए। खैर, 2 रुपये की गुंजाइश अभी भी है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी नंबर आएंगे। इस पर भी हमारा पूरा फोकस होगा और साथ ही साथ बैन से बेनिफिट, ये तो आज हम बिल्कुल मिस नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज इस सीरीज का आखिरी दिन है। स्पेशल 46, इन तमाम 46 शेयरों पर आपके अभी भी कोई भी सवाल है तो हमारे हेल्पलाइन खुली हुई है। आप आखिरी 1.5 घंटे में आप हमसे इन पर सवाल पूछ सकते हैं। 46 शेयरों पर किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, चिंता न करें, पूछिए। आइए आज के आपको बता दें क्या कुछ खास बातें हैं। अब तक जो कुछ भी स्टॉक्स खबरों के दम पर या नतीजों के दम पर एक्शन दिखा रहे हैं, ये बाजार खुलने के बाद के हैं, वो बताएंगी दीपाली। और मानसी हमें कल के लिए ट्रिगर्स और सीरीज के लिए बताने वाली है। तो पहले मानसी शुरुआत करिए। ट्रिगर्स कौन से हैं, कौन सी बड़ी घटनाएं, इवेंट्स जो हैं उन पर नजर रखनी कल? जी बिल्कुल अनिल जी, कल से अगर सीरीज का आगाज हो रहा है और पूरी सीरीज के ट्रिगर्स के बारे में अगर मैं बताऊं, कल शुक्रवार के दिन 27 जुलाई नतीजों को मद्देनजर रखते हुए अहम दिन है जिनमें रिलायंस के जून तिमाही के नतीजे भी शामिल होंगे। इसके अलावा कल ही HDFC AMC का IPO भी बंद होगा। हाइडेलबर्ग के इस बीच नंबर आए हैं। 16 करोड़ से इनका मुनाफा बढ़ गया है और ये मुनाफा जो बढ़कर आया है वो काफी शानदार है, 51 करोड़। और इस सबसे पहले आप जी बिजनेस पर ही देख पा रहे हैं। सीमेंट को लेकर तो आज हमने पूरी आपके सामने राय रखी थी। कुणाल जी बताइए इसमें क्या करना है। 4% अभी शेयर ऊपर है। देखिए, इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ डिम्पी नजर आ रहा है और ये ब्रेकआउट जो है पहले भी हमने बात की थी कि 156-57 के आसपास रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ये ट्रेड करने लगा है। मुझे लगता है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम रहती है, ये ज्यादा बड़ा मूव दे सकता है आपको। तो हाइडेलबर्ग सीमेंट में भी मुझे उम्मीद है कि 165 के लेवल्स आज आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको भी खरीदना चाहिए। 156 का स्टॉप लॉस है। 156 का स्टॉप लॉस, 1, 2, 3 गुना मुनाफा इसका बढ़ता हुआ दिखा है। और साथ ही आय भी आप देखे 537 करोड़ है। इसको हमने कवर भी किया था, ये शेयर चलतनी वाली कैटेगरी में, और उससे में ये लग रहा था इस बार इसकी तिमाही सबसे बेहतर आएगी मुनाफे के टर्म्स में। और आपके सामने दिख रहे हैं 51 करोड़। तो आपने 2 हफ्ते से सीमेंट शेयरों को कवर किया, ये शेयर चलता है क्यों नहीं? पिछले हफ्ते हमने कहा इस सेक्टर की रेटिंग होने को तैयार है और आप देख लिया अंबुजा, ACC और अब हाइडेलबर्ग, एक से एक रिजल्ट दमदार
और तमाम स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। चलिए मानसी, अब आप अपना लिंक पूरा करें। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं बता रही थी, कल रिलायंस के जून तिमाही के नतीजे और साथ ही HDFC AMC का IPO बंद होगा। बात करते हैं सोमवार की 30 जुलाई TCNS क्लोथिंग के IPO की लिस्टिंग होगी इस दिन। इसी के साथ 1 अगस्त की अगर बात की जाए, RBI की पॉलिसी बैठक का फैसला आएगा और इसी दिन जुलाई ऑटो बिक्री के आंकड़े भी होंगे। बात करते हैं 6 अगस्त की, यहाँ पर HDFC AMC के IPO की लिस्टिंग होगी 6 अगस्त के दिन। और इसी के साथ 13 अगस्त को जून IIP ग्रोथ के आंकड़े होंगे और 14 अगस्त के दिन जुलाई WPI CPI महंगाई और व्यापार के आंकड़े आते हुए हम देखेंगे और अंत में 30 अगस्त को अगस्त सीरीज की एक्सपायरी होगी। तो इस सीरीज की बड़ी इवेंट्स आपको अभी बताई मानसी ने, जिस पर आपको नजर रखनी है। लेकिन स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में, और ये खबरें आज बाजार खुलने के बाद जो आई हैं वो बताएंगे हमें दीपाली बताइए, रिजल्ट्स भरपूर होंगे? बिल्कुल, रिजल्ट्स भरपूर है। अभी आप हिडलबर्ग सिमेंट और टाटा पावर की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट नतीजे हैं जो आज दिन के कारोबार के आए हैं और उसमें सबसे बड़ा है मारुति सुजुकी। आप देखिए जो नतीजे हैं वो हर पैरामीटर पर अनुमान से कमजोर रहे हैं। आय और मुनाफा कंपनी का अनुमान से कम रहा है और जो मुनाफा कंपनी का घटा या फिर आय घटी है उसकी दो बड़ी वजह रही है। एक तो ये कि जो अन्य आय है वो 600 करोड़ से घटकर सिर्फ 200 करोड़ के आसपास आई है। दीपाली जी, आपको भी रोकना पड़ेगा, मानसी को रोका तो आपको भी रोकना ही पड़ेगा। यस बैंक रिजल्ट आपके सामने है और ये रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यस बैंक के चार्ट फटाफट खोल के तैयार रखिए। 1260 करोड़ का मुनाफा सबसे पहले आपको नतीजे सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर दिखेंगे। 1205 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 1260 करोड़ होता हुआ दिखा। 1205 करोड़ का अनुमान था, माफ कीजिएगा, 1205 करोड़ का अनुमान था और 1260 करोड़ का आंकड़ा आया है। लेकिन ये सब छोड़ दीजिए, हम प्रोविजनिंग के आंकड़े आपको बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि एनपी क्या है, ग्रॉस नेट एनपीए प्रोविजनिंग, इन पे फोकस करना। प्रॉफिट भूल जाइए, 25-50 करोड़ में कुछ फर्क नहीं पड़ता। एसेट क्वालिटी वो है सबसे इंपॉर्टेंट, और जो नीचे जा रहा है। लेवल्स आप तैयार करिए, तैयार जल्दी से लेवल बोल दीजिए। मेरी राय में तुरंत बाय करना चाहिए। 378 का लेवल मौजूदा चल रहा है, इस पर ही बाय करें। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट आया है और नीचे के लेवल्स पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। खरीदने का बोल रहे हैं? खरीदने को बोल रहा हूं मैंने जी। मुझे मेरे को लगता है कि ऊपर के लेवल्स आएंगे, बिल्कुल भी निराश ना हो इस रिजल्ट को। ग्रॉस एनपीए 1.31% ऊपर जाना चाहिए। ये बंसल जी कई बार उल्टा करके चार्ट देखते हैं, वैसा तो नहीं है ना? नहीं अनिल जी, सीधा चार्ट ग्रॉस एनपीए 1.31, तो ग्रॉस एनपीए आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। ये ग्रॉस एनपीए पर नजर रखिए, यही देखिए, बाकी और कुछ मत देखिए। यस बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, कुणाल जी के लिए तालियां तो बनती। कुणाल जी गजब है, मतलब क्या मैं बोलूँ आपके लिए। देखिए मतलब हिम्मत चाहिए यार ऐसा बोलने के लिए। क्यों? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जबकि रिजल्ट सामने ना, नेट एनपीए 0.59, 0.6% के आसपास नेट एनपीए है, ग्रॉस एनपीए 1.31 है। तो ये है रिजल्ट आपके सामने। अब थोड़ी देर में हम पूरे विस्तार से रखेंगे और रिजल्ट के बाद यस बैंक को सेटल होने देते हैं। थोड़ी सी प्रोविजनिंग के आंकड़ा आ जाए, फिर कंपेरिजन भी आ जाए ना। एक्चुअली इसका प्रोविजनिंग पे ही असर ज्यादा आएगा, क्योंकि सुबह से हमको ऐसा लग रहा था इसकी प्रोविजनिंग थोड़ी कम होनी चाहिए, 10%। हाँ, तो ये वैसे एक बार प्रोविजनिंग का आंकड़ा आ जाए मामूली से बढ़े, 3 बेसिस पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.28% से 1.31% मतलब सेम ही है। और अच्छा, नेट लेवल पे कम हो गए, भी नेट पे कम हो गए 5 बेसिस पॉइंट, इधर 3 बेसिस पॉइंट बढ़े, उधर 5 बेसिस पॉइंट, तो बराबर है। एसेट क्वालिटी को लेकर अभी तक चिंता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनिंग चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनिंग जैसे आएगी हम फिर से दीपाली को रोक लेंगे बीच में। हाँ ठीक। तब तक दीपाली जी बस आगे पहुंच चलिए। और कहाँ तक पहुंची थी आप? मैंने शुरू ही किया था अनिल जी, वापस से शुरू कर देती हूँ। मारुति सुजुकी के नंबर्स की हम बात कर रहे थे और एक मिनट फिर से रोकना पड़ेगा। 630 करोड़ की प्रोविजनिंग है, 630 करोड़ की प्रोविजनिंग का आंकड़ा है। तो प्रोविजनिंग का आंकड़ा हम कंपेयर करके आपको बताएंगे। फिलहाल एब्सोल्यूट नंबर हम आपको बता रहे हैं 630 करोड़, ये है प्रोविजनिंग का आंकड़ा। कंपेयर करके बताएंगे ये आंकड़ा कम है, ज्यादा है, कैसा है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे आया है स्टॉक। और वो इसलिए आया है कि भाई प्रोविजनिंग का आंकड़ा है आने के बाद ये 1260 करोड़ तो मुनाफा है। ठीक है, प्रोविजनिंग का आंकड़ा एक बार देख लिया जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 399 करोड़ से बढ़कर 630 अनिल जी रखना चाहिए। मुझे लगता है 368 का एक स्टॉप लॉस। हाँ नहीं जरूरी है, क्योंकि प्रोविजनिंग बहुत बढ़ गई है। 400 करोड़ से प्रोविजनिंग 630 करोड़। 368 का वैसे चार्ट बहुत दमदार है, मुझे लगता है ऊपर जाएगा। 368 का स्टॉप। हाँ ठीक बात है, 368 का स्टॉप लॉस है और प्रोविजनिंग के दम पर देखते हैं किस तरह से स्टॉक रिएक्शन। हाँ ठीक है, प्रोविजनिंग थोड़ी बड़ी है, थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन सबसे पहले आंकड़े आपको मिल रहे हैं, उसका रिएक्शन भी आपको हाथों हाथ यहीं पे ही मिल रहा है। दीपाली बताएं आप खबरें।
मारुति सुजुकी नंबर्स अनुमान से कमजोर रहे हैं। कंपनी का जो अन्य आय है वो 680 करोड़ से घटकर 270 करोड़ आई है। टैक्स बढ़ा है, इसीलिए कंपनी की आय और मुनाफे दोनों पर दबाव दिखा, दोनों अनुमान से कमजोर आए हैं। इंपॉर्टेंट थे मार्जिन, और इस तिमाही में जो मार्जिन हैं एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी 15.5% के आसपास के मार्जिन कंपनी पोस्ट कर सकती है, लेकिन जो मार्जिन आए कंपनी के वो 15.5% यानी 14.9% के आसपास आए हैं। तो नतीजे अनुमान से हर लिहाज से कमजोर रहे, इसीलिए स्टॉक टूटा भी और अभी भी 4% की कमजोरी दिखा रहा है। तो ये मारुति के नंबर्स का हाल। इसके अलावा कोलगेट के नतीजे आपको बता देते हैं। कोलगेट के नतीजे भी अगेन अनुमान से कमजोर रहे हैं, आय और मुनाफे दोनों के फ्रंट पर। मुनाफा जो है हालांकि वो 136 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़ आए, लेकिन प्रोजेक्शंस थी 200 करोड़ के आसपास के मुनाफे की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है अनिल जी, वो है वॉल्यूम ग्रोथ का। जहां एफएमसीजी कंपनी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ पोस्ट कर रही है, वहां पर कोलगेट की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4% रही है सिर्फ। अनुमान था 6 से 7% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ का। तो यहां पर जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कमजोर आई और इसीलिए ये स्टॉक भी नतीजे आने के बाद कमजोर हुआ है और लगभग 3% के आसपास ही कमजोरी दिखा रहा है। एनआईटी लिमिटेड, यहां पर अनुमान थोड़े से नतीजों से कम रहे हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर्स अच्छे लग रहे हैं मार्जिन के हिसाब से भी, जहां पर 9% के आसपास के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए। तो एनआईटी लिमिटेड मिले जुले नंबर्स हम कह सकते हैं। एविएशन स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है वित्त मंत्रालय सोर्सेज की ओर से कि एटीएफ को 2 महीने के अंदर अंदर जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। अब तक कंफ्यूजन बना हुआ था कि ये शामिल हो गया या फिर नहीं, लेकिन 18% के टैक्स ब्रैकेट में इसको प्लेस किया जा सकता है। इसीलिए स्पाइसजेट, इंडिगो, ये तमाम स्टॉक्स फोकस में होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 3000 से 5000 करोड़ का फायदा इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर एविएशन कंपनियों को हो सकता है। 2 और स्टॉक है, फटाफट से बता देते हैं। तो ब्लू स्टार, उत्तर प्रदेश सरकार से इनको करीब 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो ये अच्छी खबर है ब्लू स्टार के लिए, आधा % ऊपर है स्टॉक। और एक है पीएसपी प्रोजेक्ट, छोटा स्टॉक है लेकिन 174 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को। तो एक ये और स्टॉक है जो ऑर्डर इनफ्लो की वजह से खबरों में है। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में। एक और भारत फाइनेंशियल के भी रिजल्ट आ चुके हैं, वो भी एक वायदा कारोबार का स्टॉक, उसके भी रिजल्ट आए हैं, तो उस पर भी एक बार फोकस रखना चाहिए। लेकिन जी इस बीच ना येस बैंक को लेकर कुणाल जी का स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं, उसकी वजह एक ये है क्योंकि इसकी जो ब्याज से आय है ना वो 2202 करोड़ आई है और इनकी एडवांस ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी रही है। तो इस बार येस बैंक पे आप जरूर ध्यान रखें। हालांकि प्रोविजनिंग बढ़ी है लेकिन और आंकड़े ठीक हैं, तो इसलिए हो सकता है इसी रेंज में रहे और वापिस ये 780 के आसपास आकर चलता हुआ दिख रहा है। येस बैंक के 2 और आंकड़े थे जो मेरे को आपको बताने थे, इसमें भी अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। खैर आगे बढ़े, कुछ और नंबर्स भी आ रहे हैं। अब बजाज फाइनेंस के नंबर्स की कह रहे थे कि इसके आए हैं? नहीं, बजाज फाइनेंस नहीं, बजाज फाइनेंस तो आ चुके हैं। माफ कीजिए, उसके भारत फाइनेंशियल एसकेएस माइक्रो। ओके, ठीक है। आजकल क्या वो जब से इंडसइंड के मर्जर के बाद जब से कोई देखने ही बंद कर दिया, लोगों ने सोचते हैं कि वही रेशियो में ट्रेड करता है ना, मर्जर रेशियो में, तो उसमें से 4 में खत्म हो गया स्टॉक में से। लेकिन चलिए, भारत फाइनेंशियल के भी रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद थोड़ा सा नीचे है। लेकिन इस बीच हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशु मदान साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो उनसे बात की जाए। और आशु मदान साहब से एक बार सबसे पहले तो आशु सर, अच्छा शुभम अग्रवाल जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बंसल जी और कुणाल जी तो हैं ही। आशु सर बधाई सर, भले कोई थोड़े ही चल रहे हो लेकिन जो थोड़े बहुत स्टॉक चल रहे हैं उन्होंने आज रिकॉर्ड तो बना ही दिया, नया लाइफ टाइम हाई सेंसेक्स निफ्टी पे बन गया। जश्न की तो बात है सर। बिल्कुल अनिल जी है। जिस तरह से 3 दिन पहले भी बात की थी कि मुझे लगता है कि न्यू हाई जाएगा, 11,200 के आसपास की एक्सपायरी होनी चाहिए। हमने एक स्ट्रैटेजी भी बनाई थी, 11,000 की एक कॉल लेके 11,200 की 2 कॉल्स बेची थी, जो बुल स्प्रेड बनाया था वो कंटिन्यू है। और जिस तरह से जो मार्केट का सेटअप है सर, बहुत से सारे जो लेगार्ड चले हैं, जिससे डेफिनेटली लगता है कि मतलब आखिरी 1 घंटे में भी शॉर्ट कवरिंग के पूरे चांसेस हैं और काफी सारे स्टॉक्स हैं, यहाँ से भी एक अच्छी अपमूव दे सकते हैं। और वो लेगार्ड्स में चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, चाहे वो एडीएजी ग्रुप हो या कुछ भी और, जितने भी लेगार्ड्स थे उनमें एक अच्छी मूवमेंट देखी गई है और अच्छे मूवमेंट के बाद ऊपर के लेवल पे जिस तरह से सस्टेन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी भी वो अपमूव बाकी है। सो आई थिंक वो चाहे वो आ जाए शॉर्ट कवरिंग के रूप में या अगले कुछ दिनों में फॉलोअप रहे, तो अभी मुझे लगता है कि ट्रेंड इन स्टॉक्स में थोड़ा सा बरकरार रहेगा और वही पकड़ निफ्टी और इंडेक्स में भी रहेगी। सो आई थिंक ऑल इन ऑल सब अच्छा है और मुझे लगता है कि कन्विंसिंगली भी जो आप सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं न्यू हाई की, वो कन्विंसिंगली भी ब्रेकआउट हो जाएगा आगे पीछे थोड़े टाइम में। अब बात है वंडरफुल। चलिए, तो आखिरी 1.5 घंटे के लिए भी आपने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है, ये काम अच्छा किया आपने। तो शुभम जी देखिए, कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ है और आज सुबह सुबह ही बहुत कम ऐसा होता है जब इंडेक्स को लेकर हमारे टारगेट और राय मिलती हुई भी दिखे। बंसल जी आपका 27,338 आ गया लगवाइए सील, फिर किस चीज का इंतजार है? आज तो बैंक निफ्टी पे सील लगेगी। मेरा 27,350 भी आ गया टारगेट, 27,350 के ऊपर निकला है ना, 27,358। तो हमारे टारगेट तो निफ्टी के, बैंक निफ्टी के तो हिट हो चुके हैं। ये लग गई सील सर, ये सील आपकी लग गई सर, बधाई हो। शुभम जी अब ये बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्सपायरी कहाँ होगी?
अनिल जी, अगर एक्सपायरी की हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट स्टडी होता है वो हमें ऑप्शन पेन का लेवल देखना चाहिए, बिकॉज जो लेवल जहां पे ऑप्शन राइटर को सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा जनरली वहीं पे एक्सपायरी देखने को मिलता है। तो अभी अगर हम ऑप्शन पेन के लेवल को क्लोजली स्टडी करें तो 11,100 से 11,150 मुझे लगता है, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट क्लोजिंग के पास है तो वहीं पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है 11,100 के आसपास में ही एक्सपायरी होना चाहिए। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो लेवल अभी भी ऑप्शन पेन का थोड़ा नीचे है 27,200 पे, बट मुझे लगता है कि हो सकता है क्लोजिंग पे अगर थोड़ा और बाइंग आता है तो 50 पॉइंट और ये लेवल ऊपर आ सकता है। तो बहुत ज्यादा मैं यहां से और बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट आज के लिए नहीं कर रहा हूं, बट नेक्स्ट एक्सपायरी में डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट प्लेस्ड है अगले एक्सपायरी के लिए, मार्केट का भी एक्सपेक्टेशन यही है कि और फर्दर यहां से तेजी देखने को मिलेगा। तो अगर कहीं पे भी कोई इंट्राडे पुल बैक होता है तो मेरी राय होगी कि खरीद के चलना चाहिए। हालांकि आज के एक्सपायरी के लिए जो लेवल है हम लोग ऑलमोस्ट उसी लेवल पे खड़े हैं। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है और जैसे नंबर आएंगे सबसे पहले जहां जहां पे नंबर आ रहे हैं वो भी, और जिसका नंबर्स आने हैं उसका प्रीव्यू भी आपको सबसे पहले ही मिलने वाला है, क्योंकि पूजा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर कैसे रहेंगे उनसे हम जरूर जानेंगे। खैर, मार्केट में जहां जहां पे एक जरा स्ट्रेंथ है एक बार जरा वो भी देख लेते हैं। आज एडवांस डिक्लाइन भी ठीक, और आइशर मोटर एसबीआई आज अच्छा चला, 4% ऊपर है और ये बैंक निफ्टी को भी अच्छा लेके आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छा मूव है। कुणाल, जरा आईसीआईसीआई बैंक पे अपनी राय दीजिए। आज 3% शेयर ऊपर है, कई दिनों बाद दिख रहा है। तो देखिए, कुछ एक्सपायरी प्रेशर्स प्ले आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं डिप्पी, और एक ब्रेकआउट भी चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि 280 के ऊपर ही आईसीआईसीआई बैंक में ब्रेकआउट आया है, और अगर बाजार में तेजी कायम रहती है और जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे हैं अगली सीरीज के लिए भी, तो मुझे लगता है कि 300 के लेवल्स आपको आईसीआईसीआई बैंक में आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि रोल ओवर बिल्कुल पॉजिटिव साइड पर हो रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ 280 पर रख करके लॉन्ग पोजिशन पर कायम रहने की राय। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में एक और ब्रेक वाला मामला है। एसबीआई तो आज सुबह से सब लोग हमारे बुलिश हैं। सुमित बगड़िया जी आज बर्थडे के दिन एसबीआई गिफ्ट दे गए, देख लीजिए। आप लोगों की बर्थडे कब आती? जी मेरा तो जनवरी में है। आप तो बचने के चक्कर में हो। आप कुणाल जी? नवंबर महीने जी का। नवंबर में तो आप तैयारी रखना, बर्थडे के दिन हम ऐसे ही स्टॉक मांगते हैं। फिर वो आज सुमित जी रिटर्न गिफ्ट दे गए, देखो 4-5 एसबीआई डे हाई पे इस समय, अभी भी जिनके ऊपर। और हमने बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था। बैंक ऑफ बड़ौदा जाते जाते दिया था 134-35 कुछ था, 137। ठीक है, ठीक चल रहा है। चलिए, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की बात निकले तो पूजा हमारे साथ हैं और बताने के लिए कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट कैसे रहेंगे। आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों बैंक बड़े हैं, कल रिजल्ट देंगे। अनुमान क्या है पूजा? जी, अनुमान आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर पिछले क्वार्टर की कमेंट्री अगर उस पर ध्यान दे तो दोनों ही बैंकों का यही कहना था कि वर्स्ट इज ओवर। अब जो भी दिक्कत है वो पीछे छूट चुकी है, आगे यहाँ से सुधार ही रहेगा। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक इस तिमाही भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। खैर, कमेंट्री पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन स्ट्रीट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि दबाव इस क्वार्टर भी बना ही रहेगा। अगर नए एनपीए के फ्रंट पे बात करें तो वहां पर भी दबाव बना रहेगा, क्योंकि एनसीआईटी खातों की ही अगर बात कर ले तो 15,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर अकेले आईसीआईसीआई का है। तो वहां से कितने स्लिपेजेस इस बार देखने को मिलते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा नए एनपीए जैसा कि हमने बताया कि बढ़े हुए ही रहेंगे, जो स्लिपेजेस हैं वो इस तिमाही भी बढ़े हुए रहेंगे। एसेट क्वालिटी में इस तिमाही भी दबाव देखने का अनुमान है, और हमारे पोल के मुताबिक जो 8.8% ये आंकड़ा अपने हाईएस्ट लेवल पर था आईसीआईसीआई बैंक के संदर्भ में अगर बात करें। इस बार इसमें और भी बढ़त देखने को मिल सकती है, और करीब 10 से 11% के आसपास एनपीए बढ़ने की आशंका हम कर रहे हैं। अगर एनआईए की बात करें तो 8% की बढ़त की उम्मीद वहां है। मुनाफे में हमारा अनुमान है कि 33% की ग्रोथ गिरावट देखने को मिलेगी इस बार मुनाफे के फ्रंट पर, क्योंकि प्रोविजनिंग जो है वो 50% बढ़ने का अनुमान है साल दर साल, तो उसका कहीं ना कहीं एक असर कंपनी के मुनाफे में देखने को मिलेगा। और प्रोविजनिंग की बात करें 50% की बढ़त यहां देखने का अनुमान है, जिसका कि असर सीधे सीधे एसेट क्वालिटी और मुनाफे के फ्रंट पर भी देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी जो कमेंट्री है रहेगी बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से, उसी पर नजर रहेगी। एनआईए की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा अनुमान है कि 22% की बढ़त देखने की उम्मीद है। मुनाफे में हमारा अनुमान है कि 31% की गिरावट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो बैंक की प्रोविजनिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। ग्रॉस एनपीए के आंकड़े भी हल्के बढ़े हुए रहेंगे, 12% के आसपास ये नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। और इस तिमाही भी रही एसेट क्वालिटी के इंटरनल्स पर ही नजर रहेगी कि कितने रिकवरी इस बार होती है, कितने नए एनपीएस बैंक की तरफ से बनते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो दोनों ही बैंकों के केस में जो मैनेजमेंट की तरफ से बयान आते हैं उस पर नजर रहेगी।
ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या कहते हैं, नंबर्स का प्रीव्यू आपके सामने है। एक बार आशु से समझ लेते हैं क्योंकि वो इस बैंकों को काफ़ी अच्छे से ट्रैक भी करते हैं। आशु, आपकी राय, ये एसबीआई और माफ़ कीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई दोनों के नंबर्स आ रहे हैं, तो इस पर जरा आप राय देंगे अपनी। देखिए डिम्पी, डेफिनेटली अगर आप कैनरा बैंक के नंबर्स देखें तो मुझे लगता है कि एक सिल्वर लाइनिंग नीचे के लेवल्स में, क्योंकि नीचे के लेवल्स थे बहुत डाउन एंड आउट थे, किसी के पास कोई लेना नहीं चाहता था पीएसयू बैंक का, इंक्लूडिंग मी, और अभी भी इंटरेस्ट नहीं है। सो आई थिंक उसके चलते जो कैनरा बैंक के नंबर आए उनसे ना एक रिवर्सल सिग्नल जरूर आया है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अभी कुछ टाइम तक पॉजिटिव रह सकता था। मैं बुलिश नहीं हूँ, लेकिन मुझे शॉर्ट नहीं करने थे, और मैं काफी टाइम से ये बोल रहा था कि नीचे के लेवल्स पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ होप ट्रेड निकल के आएगा, चाहे वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन का कोई न्यूज आए या कोई एक पॉजिटिव रिजल्ट आए। सो आई थिंक वो कैनरा बैंक ने एक पॉजिटिव लैंड किया, जैसे हमने 3 दिन पहले एसीसी ने किया था, तो हमने कहा था जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा वो ले लेगा और इंस्टेंटली सब में निवेश करना चाहिए। सेम चीज मुझे बैंक्स में लग रही है, और पीएसयू बैंक्स का एक रिवर्सल लग रहा है जो मुझे लगता है कुछ टाइम तक चल सकता है। किस लेवल तक लेके जाएंगे, कहां जाएंगे, ये कहना मुश्किल है, बट ट्रेंड रिवर्सल जरूर लगता है। और मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी थोड़े बेटर नंबर्स जरूर दे सकता है। आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, हालांकि उसने मूवमेंट अच्छी दिखाई है। आज हमारी टेक्निकल कॉल भी थी सुबह 275 के अराउंड लेने की, 280 के प्लस के टारगेट से, जो कि एक अचीव भी हुई है। बट मुझे लगता है कि अभी भी वो मूवमेंट आ सकती है। बट यस, आई एम लिटिल सर्कमस्पेक्ट ऑन आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स, क्योंकि वो जो कुछ अकाउंट जिनकी बात चल रही है कि जो सीईओ के विजन के नेट के अंदर हैं, उसमें से अगर कोई चीज वो निकल के आती है या उसको किस तरह से उसमें डालते हैं, सो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो आई वांट टू बी लिटिल कॉशियस ऑन आईसीआईसीआई बैंक नाउ आफ्टर दिस अप मूव। ठीक है, इस आईसीआईसीआई बैंक पे तो भी कॉशियस हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा को हरी झंडी मिली है और नंबर्स ठीक आ रहे हैं, और इस पे आप ध्यान रखिएगा। ये शेयर करीब 5 रुपये अभी भी बढ़कर कामकाज कर रहा है। सुबह का आपको ये शेयर इसके बारे में जानकारी भी मिली थी। आगे बढ़े, मृत्युंजय से एक बार पहले कम्युनिटी मार्केट का एक चेक ले लेते हैं, उसका अनिल जी से जानेंगे। अनिल जी, आपका डाटा रेडी है? ऑलमोस्ट तैयार है? बिल्कुल ठीक है, तो आज एक्सपायरी है तो लास्ट का 1 घंटा बिल्कुल ध्यान देने वाला होगा, लेकिन पहले मृत्युंजय से ये जान लेते हैं कि कमोडिटीज मार्केट में क्या हो रहा है। मृत्युंजय बताएं आप। डिम्पी, बिल्कुल, और कमोडिटी मार्केट में खास करके आपको एक बेहद अहम खबर मैं बताने जा रहा हूं, जिसका इम्पैक्ट और जिस खबर पर इक्विटी मार्केट की भी पैनी नजर है। खबर क्रूड से जुड़ी हुई है, और खबर यह है कच्चे तेल के मार्केट को लेकर 3 ताजा अपडेट आए हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको प्राइस में तेजी के तौर पर देखने को मिल सकता है। पहली बड़ी खबर यह है कि सऊदी के 2 तेल टैंकर पर हौदी विद्रोहियों का हमला हुआ है, और सऊदी अरब ओपेक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और इस हमले के बाद सऊदी ने यह फैसला किया है कि जो हमले वाला रास्ता है उसका रूट बदला जाए, उस रूट से एक्सपोर्ट नहीं किया जाए। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब का रोजाना करीब 50 लाख बैरल कच्चे तेल का एक्सपोर्ट बाधित हो सकता है। आप याद कीजिए कि जब सऊदी अरब की तरफ से यह बयान आया था कि अगस्त के महीने में रोजाना करीब 10 लाख बैरल क्रूड का एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, तब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी। लेकिन अब अगर ये खबर आई है, इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब के ऐलान के मुकाबले 50% एक्सपोर्ट कम होगा, यानी करीब 5 लाख बैरल का ही एक्सपोर्ट रह जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आपको तेजी के तौर पर देखने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक 3.5 साल के निचले स्तर पर है। जनवरी 2015 के बाद अमेरिका में सबसे कम क्रूड का स्टॉक बचा है, उसका भी इम्पैक्ट आपको प्राइस पर दिखेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव के हालात बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इससे भी सप्लाई घटने की आशंका बढ़ गई है। इन तीनों खबरों का कीमतों पर इम्पैक्ट दिखने भी लगा है। ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 0.25% ऊपर है, तो ऐसे में क्या एमसीएक्स पर जो गिरावट आई है, ये गिरावट बाइंग का एक मौका है? ये बताने के लिए हमारे साथ नवनीत दमानी है। नवनीत, बताएं, 4750 पर क्रूड खरीदना चाहिए? जी मृत्युंजय, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके ओपिनियन से, और मुझे लगता है कि ये जो डिप आई है बहुत मोमेंटरी है, और इसको अपॉर्चुनिटी से ट्रीट करना चाहिए बाइंग के हिसाब से। कल के सेशन में भी हमने देखा था इन्वेंट्री के बाद एक अच्छा उछाल देखने मिला था प्राइसेस में। अब थोड़ा सा कूल ऑफ देखने मिल रहा है, थोड़ा बहुत रुपये के एप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट है, तो बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। एमसीएक्स पे 4750 के आसपास बाई किया जाए, 4700 का स्टॉप लगाइए, और 4820 4850 तक के टारगेट देखने मिलता है। ओके, तो 4820 के ऊपर कच्चे तेल का भाव एमसीएक्स पर जा सकता है। बहुत सही वक्त है, हमने सही टाइम पर आपको ये खबर दिखाई है, तो आपके लिए ट्रेडिंग का बहुत बढ़िया मौका कच्चे तेल में यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या व्यू है आपका नवनीत?
जी काफी हद तक गिरावट देखने के बाद मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ी स्टेबिलिटी देखने मिल रही है लास्ट कुछ सेशन से। कोई भी टिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी राइज होती है और जब तक 1220 के नीचे सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं टिकता है गोल्ड, मुझे लगता है पुल बैक ड्यू हो सकता है। 29,825 के आसपास एमसीएक्स पे बाय करिए, 29,670 का स्टॉप लगाइए और 30,070 30,100 तक के टारगेट देख सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे, कॉपर में आज के लिए बाय या सेल? आज के लिए मुझे लगता है बाय करना चाहिए और ये पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है 333 335 लेवल तक के लिए। 426 का स्टॉप लगा के बाय कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 433 का लक्ष्य कॉपर में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत आपका इस पूरे अपडेट के लिए, बताने के लिए अभी अभी कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो क्रूड को लेकर बड़ी खबर सबसे पहले हमने आपको बताई है कि क्रूड का मूड एक बार फिर से बिगड़ सकता है, यानी कीमतों में तेजी की संभावना। और नरेंद्र तनेजा ने भी ये कहा है आज हमारे शो के दौरान कि $80 का स्तर अगर क्रूड में एक बार फिर से दिख जाए तो बहुत ये देर की बात नहीं होगी और बहुत हैरत की बात नहीं होगी। ठीक है, ये क्रूड को लेकर लेटेस्ट अपडेट भी है और साथ ही व्यू भी आपको मिला। खैर, इस बीच जम्मू एंड कश्मीर के नंबर के आए हैं बैंक के और मुनाफा तो बढ़ गया लेकिन प्रोविजनिंग भी बढ़ी है। ये 15 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ की प्रोविजनिंग हुई है। शायद इस आंकड़े के बाद एक बार आपका जो प्रॉफिट है या जो बाजार के अंदर प्राइसेस खड़े हैं वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाए, क्योंकि मुनाफा तो 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है लेकिन प्रोविजनिंग भी साथ में बढ़ी है। उससे पहले तक ये 8% था, अब घटकर सिर्फ 6.5% है। कुणाल, ये बिल्कुल टूट जाएगा, 6% की पूरी बढ़त को गंवा सकता है। देखिए डिम्पी, एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 50 रुपये 50 पैसे पर। तो 50 रुपये 50 पैसे के नीचे जैसे ही फिसलेगा तो आपको इसमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। 50-50 के नीचे बेचें और फिर मुझे लगता है कि 48-50 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो 50-50 के नीचे इसको एग्जिट करने की, सेल करने की राय है। ठीक है, 8% वाला शेयर जब प्रॉफिट वाली खबर आई तो चला, लेकिन जैसे प्रोविजनिंग की खबर आई 50 के भी नीचे आ गया और अब इसमें सिर्फ और सिर्फ बढ़त 2% की रहेगी। लेकिन प्रोविजनिंग जोरदार बढ़ी है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि शेयर आपको थोड़ी देर में लाल निशान में भी दिख जाए। जे&के बैंक इस समय दिन के निचले स्तरों पर आ गया, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनिंग की खबर से इसकी सारी बढ़त अब मार्केट में गुम होती हुई दिख रही है। न केवल शेयर्स बल्कि इंडेक्स को लेकर भी सबसे सटीक रणनीति आपको मिलती है बाजार खुलने से पहले, बाजार खुलने के दौरान और बाजार क्लोजिंग की तरफ भी। तो अनिल जी अपने डाटा के साथ शायद पूरी तरह से जा रहे हैं आप एकदम। तो शुरुआत करें निफ्टी से। थोड़ा बाजार फिसला ऊपर से। सुबह आज एक ही चीज बोली थी, निफ्टी ओवर बॉट है और बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड है। ओके, ठीक है, बैंक निफ्टी में ढेर सारे शॉर्ट है, निफ्टी में ढेर सारे लॉन्ग है। निफ्टी की शॉर्ट कट गए, इसलिए आज आप देखिए निफ्टी ऊपर से नीचे आ गया है। 11,179 11,180 राउंड फिगर मान लीजिए, वहां से इस वक्त लगभग 35-40 पॉइंट नीचे है। बिल्कुल। बैंक निफ्टी जबकि अब भी 250 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी तो सुबह 27,165 कि उसके पार निकलने के बाद 27,350, तो 27,350 का लेवल आ गया। अब मैं आपको पहले निफ्टी बता दूं। बिल्कुल। निफ्टी में क्या है, पहली बात 11,100 के नीचे एक्सपायरी होने की संभावना बहुत कम है, निफ्टी में नहीं के बराबर है। ठीक है, 11,150 बचे हुए आधे पौन घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए निर्णायक लेवल है। 11,150 इसलिए निर्णायक लेवल कि वहां पे पुट में 25 लाख शेयर खड़े हैं, जिन्होंने जो ये सारे के सारे आज ही बने हैं लोगों के, 18 लाख शेयर उसमें, तो वो नीचे रहेगा तो इन्हें आज क्लोजिंग बेसिस पर नुकसान होगा। तो 11,150 के नीचे रहने पे थोड़ा सा दबाव बन सकता है। ऊपरी स्तर पर 11,200 के ऊपर एक्सपायरी होने की संभावना नहीं के बराबर है। क्योंकि 11,100 में 45 लाख, 11,200 में 44 लाख, बराबर का ओपन इंटरेस्ट है 100 पॉइंट की रेंज में और बीच में आपका निर्णायक लेवल है। तो हो सकता है कि निफ्टी आपको ज़्यादा ऊपर नीचे होता हुआ ना दिखे अगले 1 घंटे में, जैसा कि आज दिख भी रहा है। तो मेरे लिए निफ्टी पे इस वक्त कोई ट्रेड बनता नहीं है आज फिर से। ठीक है, क्योंकि मतलब कम से कम 25-30 पॉइंट तो हो ना ऊपर नीचे, तब तो आप कोई एक्शन लेना चाहेंगे। अगर 25-30 पॉइंट ना हो तो फायदा क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे लिए बेटर है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे जाऊं या बैंक निफ्टी में जाऊं। तो अभी मैं सोच रहा हूं कि कुछ ना करें तो बेहतर है। खरीदना है तो 11,110 शेयर जिनकी फिजिकल डिलीवरी का सेटलमेंट है, इनका कोई फर्क पड़ना है इस पे, इंडेक्स पे? निफ्टी पे तो कोई पड़ेगा नहीं, निफ्टी का तो एक भी शेयर नहीं उसमें, एक भी शेयर नहीं। हाँ, ये सारे के सारे वो उठापटक वाले हैं या कम लिक्विड जो हैं शेयर वो वाले हैं, तो निफ्टी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसका कोई असर नहीं। तो निफ्टी एक बार आप अभी इस रेंज में ही रहने वाला है, 11,100 के नीचे नहीं जा रहा है और ना ही ज़्यादा बड़े ऊपर आने के चांसेस हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में सौदा शायद बन जाएगा, मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में देखिए डिम्पी, इसमें क्या है, बैंक निफ्टी में डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। 27,200 के आसपास बैंक निफ्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, और 27,400 के ऊपर निकलेगा नहीं।
तो ये चीज़ साफ दिख रही है। तो अभी बैंक निफ्टी में आप 27,250 के आसपास खरीदते हैं तो आप 27,150 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए या 27,165 का स्टॉप लॉस लगाए। सी अभी स्टॉप लॉस क्लियर है आपका 27,165 खरीदारी करने के लिए आज से, या फिर 27,350 के आसपास आने दे तब शॉर्ट करें 27,400 के स्टॉप लॉस के साथ। तो दोनों चीज़ें या तो अभी ले लें या 27,350 के आसपास शॉर्ट कर लें, वो ज़्यादा बढ़िया है ये आपके लिए। लेकिन मैं एक सजेस्ट करूंगा, बैंक निफ्टी में आपको अभी जो भी ट्रेड लेना हो वो पुट और कॉल के जरिए लीजिए। अच्छा, खुला मत लीजिए। ये इसी आज गई तो आप 1 घंटे के लिए, हाँ। कल सुबह तो फिर आप नहीं ना साथ में, बिल्कुल है। हाँ, तो इसलिए 1 घंटे के लिए ऑप्शन नहीं लेनी है। हाँ, ऑप्शन लेके ट्रेड करिए बस। अगर आपको तेजी करनी 27,300 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, मंदी करनी 27,200 का पुट ऑप्शन ले लीजिए बस। ये निफ्टी में भी लागू कर सकते हैं ऑप्शन? निफ्टी में मत करिए, निफ्टी में कुछ नहीं होगा, निफ्टी में पैसे नहीं बनेंगे आपके। ठीक है, तो निफ्टी में क्या है देखिए, यहाँ से 11,110 पे आके रुक जाएगा अगर गिरेगा तो। 25-30 पॉइंट से ज़्यादा नीचे है नहीं। 25-30 पॉइंट में निफ्टी में आपको क्या मजा आएगा, और बढ़ेगा तो 11,150 के ऊपर जाना मुश्किल है। ये यही रुक जाएगा, यही अटक जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। निफ्टी छोड़ दिया, आज किसी का ध्यान नहीं है निफ्टी में। ठीक है, आज निफ्टी बस सुबह जो जश्न मनना था वो मन गया, उसके बाद अब बैंक निफ्टी का हिस्सा है, आप उसी में देखिए। और 27,300 की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो इसी 1 घंटे के लिए एक बार उस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो निफ्टी बैंक पे सौदा बनाएं अगर आप बनाना चाहें तो। खैर, इस बीच फोर्स मोटर के नंबर आए हैं। मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़, अनुमान से थोड़ा कम है, वैसे बढ़ा है 30 से 41, लेकिन 43 की उम्मीद थी। कुणाल, एक बार जरा देख के बताएं, फोर्स मोटर चला तो है बहुत जोरदार। 1 मिनट मुझे टिम्पी वक्त देना होगा क्योंकि BSE लिस्टेड है। ओके, 1 मिनट में चार्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक मैं दर्शकों को और इसके आंकड़े बता दूं, मुनाफा तो 30 से 41 हुआ है, जो कि अनुमान थोड़ा कम है। इसका एक बार आय का भी आंकड़ा आ गया है, एक बार वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। आय हुई है इसकी 890 करोड़ की, 845 करोड़ से बढ़कर आय में भी इजाफा है। सिर्फ और सिर्फ मार्जिन, वैसे इसके मार्जिन ज़रा हिलते डुलते नहीं है क्योंकि जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखाती है ये कंपनी, तो इसके मार्जिन शायद स्टेबल रहेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए शायद शेयर अभी भी चल रहा है। कुणाल, आप तैयार हैं? बिल्कुल डिप्टी, मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों बाद इसमें एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। 2550 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखे, इन स्तरों पर बाय की राय है। मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त बाद इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आते हुए लग रहा है, और अगर ये 2600 के ऊपर आज क्लोज देता है तो फिर इसमें 2730 तक का मूव आपको आते हुए दिखेगा। 2730 तक का मूव आ सकता है। उसकी बड़ी वजह मार्जिन ही हो सकता है, क्योंकि सालाना बेसिस पर मार्जिन 2 गुना हुए हैं। वैसे अपने मार्जिन को अच्छा मेंटेन रखता है। अभी खबर ये भी आ रही है कि सालाना बेसिस पर इसके मार्जिन भी डबल हुए हैं, यानी कि जो भी कमोडिटीज का इम्पैक्ट है काफी हद तक वो इन्होंने नेगेट किया। ऑपरेशनल एफिशिएंसी ठीक है इनकी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए फोर्स मोटर्स के नतीजे और नतीजों का विश्लेषण भी। चलिए, अब इस बीच बंसल जी कुछ BTST आ गया? अच्छा, और कुणाल जी आपके भी आ गया? दोनों के? तो एक एक करके बिगुल बजाना होगा। खैर, 2700 इस बीच ये फोर्स मोटर पार हो गया, 6% हो गया ऊपर। टारगेट आ गए? टारगेट क्या था? 2730। 2730, ओके। तो चलिए BTST देखा जाए। हाँ बिल्कुल, पहले BTST, उसके लिए बजेगा बिगुल। तब तो दोनों के पास ये है। बंसल जी, पहले आप शुरू कीजिए। देखिए डिम्पी, मेरा सेल कॉल है TVS मोटर्स पर। मौजूदा स्तर 517 रुपए 25 पैसे है। स्टॉक का स्ट्रक्चर तो रूटीन में रेगुलर खराब है, बट ये नीचे से 530 के अराउंड से इसने 3-4 बार रिबाउंड दिया है, और आज बड़ी इंटेंसिटी से वॉल्यूम के साथ 530 की एक नेकलाइन को तोड़ा है। और टेक्निकली मुझे लगता है बढ़ते बाजार में भी स्टॉक 500 के नीचे गिरने का दमखम रखता है। BTST के नजरिए से 530 का स्टॉप लॉस है, 512 पहला लक्ष्य है, 500 दूसरा लक्ष्य है। 530 स्टॉप लॉस, 512 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 500 रुपीज दूसरा टारगेट। ठीक है, दूसरा टारगेट होगा 500। 530 का एक स्टॉप लॉस रखेगा। और ये तो खैर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट में भी लगातार सेल मिल रहा है, और बंसल जी तो इससे पहले भी हमको बता चुके हैं जब इसके अंदर सेल के सिग्नल आए थे। बजाज ऑटो से ऐसी शुरुआत हुई कि ज़्यादातर कंपनियां 2 व्हीलर सेगमेंट की अब कमजोरी दिख रही है। एक बार फिर से बिगुल बजाते हैं क्योंकि कुणाल की कॉल भी है। बताए कुणाल जी आप। डिम्पी, मेरी खरीद की राय है, खरीदना है मदरसन सुमी, जिसमें कि डबल बॉटम पैटर्न इसके डेली चार्ट पर बना है। ब्रेकआउट आते हुए अभी चार्ट पर नजर आ रहा है। 306 के ऊपर ये ब्रेकआउट आया है। मौजूदा स्तरों पर खरीदें। 314 फ्यूचर्स में पहला टारगेट आज के लिए, और 319 दूसरा टारगेट जो कि कल तक आता हुआ दिखेगा। 305 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीद की राय। 305 तो स्टॉप लॉस है, और ऊपर क्या है? 314 319। 314 319। कब था ये शेयर चलता है क्यों नहीं? ये कल था।
कल था, हाँ सिग्नल आ जाए। सिग्नल वैसे तो कल भी चला था लेकिन आज सुबह थोड़ा कमजोर हुआ, वापस से चल पड़ा ये 3.5%। अच्छी बात यह है कि शायद ये फॉरेन में कोई कंपनी को एक्वायर भी कर रहे हैं। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी जब इसकी रिसर्च करके आपके सामने बात रखी थी। तो आशु एक बात बताइए, ऑटो कंपनीज के अंदर जो बड़ा मूव आया है ये आगे कंटिन्यू कहाँ पे रह सकता है? ये 4 व्हीलर वाली चीज़ तो ठीक दिख रही है, मारुति के नंबर ने थोड़ा निराश तो किया लेकिन वैसे ठीक है। ये 2 व्हीलर की स्टोरी जो गिरावट की बढ़ रही है ये रुकेगी या फिर अभी थोड़ा और कमजोरी है इसमें? डिम्पी, मुझे लगता है कि अब ये रुकने का टाइम इनका बहुत कहीं पास में ही दिख रहा है मुझे। तो ये जो करेक्टिव मूव हुआ है आई थिंक काफ़ी अच्छा मूव हो चुका है। बाकी मुझे लगता है कि अब ये कहीं एक ऐसा लेवल आने वाला है जहाँ पे रुकना चाहिए। थोड़ी पेशेंस टेस्टिंग हो सकती है, थोड़ी कंसोलिडेशन जरूर हो सकती है, लेकिन एज फार एज प्राइस मूवमेंट इज कंसर्न मुझे लगता है कि वी आर वेरी नियर टू द बॉटम, जो इंटरमीडिएट बॉटम बनने चाहिए इनके, बट इट इज़ राउंड द कॉर्नर। सो मैं अब इन करंट लेवल से 2 व्हीलर्स में बेरिश नहीं हूँ, दोनों में, चाहे वो हीरो मोटर कॉर्प हो या वो बजाज ऑटो हो, और दोनों में मुझे लगता है कि अब एक लेवल पे जहाँ ये रुके, थोड़ा कंसोलिडेशन दिखे, वहाँ पे एक नया लेन किया जा सकता है। ठीक है, आज एकाएक फिर से पावर कंपनीज के अंदर जोरदार खरीदारी है। आप आरईसी देखिए, पावर ग्रिड देख सकते हैं, टाटा पावर के तो खैर नंबर ही थे, इस वजह से सभी के सभी शेयर ऑलमोस्ट डे हाई पे भी है, दिन के ऊपर स्तरों पर है। तो राकेश, ये आरईसी के अंदर आज वॉल्यूम की ज़्यादा बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, ये कुछ ब्रेकआउट भी है क्या आरईसी? देखिए डिम्पी, बीटन डाउन स्टॉक है और आज का वॉल्यूम एक्शन तो काफ़ी बड़ा एक्शन है, और टेक्निकली स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया है, 105 के ऊपर के लेवल्स पर एक ब्रेकआउट दिया, और टेक्निकली स्टॉक ऊपर में डिम्पी 117 तक रैली दिखा सकता है, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है 103 रुपये 50 पैसे पर लगाना चाहिए, और 117 रुपीज़ तक स्टॉक ये रैली दिखाने का 10%। बिल्कुल, क्या हो गया इसको अनिल जी? देखिए, एक तो बीटन डाउन स्टॉक है। नहीं, बीटन तो किया अकेला थोड़ी पिटा है। नहीं अनिल जी, वो एक चीज़ है ना, माने कि 20वें माले से गिरता हुआ है, अब रिबाउंड शुरू हुआ है, तो रिबाउंड में इतना तो बढ़ ही जाएगा, ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया सर। नहीं अनिल जी, आज का वॉल्यूम एक्शन जो है ना वो ये बता रहा है कि 117 तक रिबाउंड आना चाहिए। अच्छा, इसमें जो खबर हमने आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली बताई थी वो शायद हो सकता है वो भी प्ले हो जाए। वो तो एक खबर और वो भी तो चल रही है आज, पावर कंपनी की आज मीटिंग की एक और खबर भी है शायद, कोई तो एक खबर थी, पावर कंपनी की आज मीटिंग है मंत्री के साथ में, जो हो सकता है उससे कोई रिलेटेड हो। सारी पावर स्टॉक ऊपर है क्या? सभी पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, सभी के सभी शेयर इस समय तो हमारी टीम बताएगी, जरा चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़े, कुछ एक और शेयर्स देख लेते हैं जहाँ पे आज थोड़ा अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। उसमें एक ग्रासिम, खैर एक शेयर में पहले जरा उसके बारे में डिस्कस कर लूँ, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये 4100 के आसपास चल रहा है। शुभम, ये जरा अल्ट्राटेक सीमेंट को आप देखेंगे, काफी अच्छा मूव दिखा चुका है सीमेंट में, अभी और चलेगा क्या ये? डिम्पी, यहाँ पे अल्ट्राटेक में और बाकी सभी सीमेंट में एक पुल बैक मोड में है, तो एक अच्छा मूव वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बट 2 से 3 दिन का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। तो टारगेट होगा 40 to 50 का अल्ट्राटेक के लिए, और एक स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 4050 पे। तो ये लेवल्स के साथ मुझे लगता है कि एक यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता है लॉन्ग साइड में, और 203 दिन का पर्सपेक्टिव में ये मेटेरियलाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, इस बीच सीमेंट कंपनी से भी रहा है, और नोवार्टिस का भी मुनाफा आ चुका है, और यहाँ पे आपके सामने फ्लैशेस होगा। खैर उससे पहले रिएक्शन आना शुरू हो गया प्राइस का। 10 करोड़ का शायद मुनाफा है इनका, 10 करोड़ का, यस 10 करोड़ का मुनाफा आ रहा है नोवार्टिस का। एक बार कुणाल जी जरा जल्दी से चार्ट देखिए, स्विंग बढ़ा देता है ये भी। एक सेकंड पे, ये भी बीएससी में है, तो मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए। मैं बस नोवार्टिस बीएससी में, एनएससी में, इनको जरूरत ही क्या है? इनको तो लगता है कि रिक्वायरमेंट है इसलिए इन्होंने लिस्ट करा रखा है, ना तो इनको पैसे लेने होते हैं किसी से, और ऐसी कंपनियां इनको पड़ी नहीं है एक्चुअली। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। नोटिस क्या, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं? देखिए, चार्ट पर मुझे एक ब्रेकआउट नजर आता है 650 के ऊपर मौजूदा स्तरों पर। सबसे पहले देखिए एक स्टॉप लॉस रखे, 660 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 695 तक का मूव नोवार्टिस में बन सकता है। 665 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, बाय करने की राय। ठीक है, बाय करने के बजाय 660 का अब एक स्टॉप लॉस बता रहे हैं, और आंकड़े भी मेरे पास अब आ चुके हैं। 115 से 138 करोड़ की इसकी आय है,
आय में भी इजाफा है। 10 करोड़ का तो प्रॉफिट मैंने आपको बता ही दिया, इसने प्रॉफिट भी दिखाया और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर करीब 30 रुपए की मजबूती के साथ ये ट्रेड करते हुए ये सबसे पहले आप देख पा रहे हैं और ये 7 से 10 करोड़ हुआ है, यानी कि अब वैसे परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो करीब 40% का ग्रोथ इसके नंबर्स में इस बार हमको बनते हुए दिखी है। अब 5.5% की मजबूती के साथ डे हाई पे काम कर रहा है। खैर ये शेयर्स पे रिएक्शन और नंबर आपको देखने को मिल रहा है। इसका अभी यानी कि जो काम का जी आय है वो भी 2 गुना हो गई है, ये खबर भी हमको यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, तो इसका अच्छा रिएक्शन आपको शेयर पे जरूर मिल गया है। आगे बढ़े, आज पेट्रोनेट LNG दिया था आपने, आज वो 5% ऊपर है और अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। आशु, ये जो गैस वाली कंपनियां हैं, LNG है, MGL है, IGL है, पेट्रोनेट LNG, इन सभी पे एक बार अपना व्यू बताइए आप। एक निवेशक को क्या इन गैस वाली कंपनीज पे ध्यान रखना है? सबको पता है कि सरकार फोकस बढ़ाना चाहती है, सबको पता है कि इनका ग्रोथ और इनकी गेन आएगी, प्राइस से ठीक है, भाव से ठीक है। डिम्पी, इनमें भी मुझे लगता है कि करेक्टिव मूव जो आना था, चाहे वो गेल था, वो IGL था और बहुत सारे पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी नीचे के मूव आ चुके हैं। अब वहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न देखा है हमने और नीचे का जो आई थिंक जो एक मंदी वाला दौर था वो ख़त्म करके ये ऊपर एक लेवल के ऊपर आके खड़े हो गए हैं। तो मुझे गेल, IGL दोनों मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव मूव और दे सकते हैं। दो इन्होंने नीचे के लेवल से पॉजिटिव मूव दिया है, लेकिन मुझे लगता है उस मूव में अभी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो पाई। सो आई थिंक जब वो पार्टिसिपेशन होती है तो एक और मोमेंटम बाय इसमें दिखेगा, ये मूवमेंट दिखेगी। सो आई थिंक अब मुझे लगता है कि स्टेबल हो जाने चाहिए और जो इनका जो मंदी का दौर था वो खत्म हो गया। तेजी कितनी बनती है ये कहना इमीडिएटली थोड़ा सा मुश्किल होगा और हो सकता है यहाँ पे थोड़ा थमे, छोटा मोटा करेक्टिव मूव भी दे सकते हैं, बट मुझे लगता है जो रीसेंट बॉटम्स इन्होंने बनाए हैं वो बॉटम्स बन चुके हैं और अब इनकी जर्नी डिप्स पे लेने वाली होनी चाहिए, ऊपर बेचने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये डिप्स में खरीदारी वाले शेयर बनते हैं, बल्कि अब इनमें बिकवाली नहीं करनी है आपको। ये वैसे साइक्लिकल रहते हैं, थोड़ा सिक्लिकल, ये आप वापस ऊपर आए हैं, इन पर भी थोड़ा ध्यान रखें आप। इन सभी के सभी शेयर्स इन्वेस्टर की कैटेगरी में आके बनते हैं। खैर 12% का मार्जिन है ये नोवार्टिस पे, ये भी आपको सबसे पहले जी बिजनेस की स्क्रीन पर ही देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ जो आज से ही शुरू हो जाएगी, कल तक ट्रिगर डालेगी, हो सकता है बाजार को नए हाई पे भी खड़ा रखे, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर। अगर अच्छे आए तो, खराब आए तो हो सकता है बाजार में थोड़ी कमजोरी भी ले आए। नंबर्स कैसे आ रहे हैं ये आपको बता रहे हैं संदीप बताएं। देखिए, जहाँ तक नतीजों की बात है, इस बार अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो सेल्स जरूर बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन मुनाफे में आपको कंसो आधार पे कुछ खास बढ़त नहीं देखने को मिलेगी। हमारा अनुमान है कि जिनकी जो बिक्री है वो करीब 18% के आसपास बढ़ती हुई दिखेगी और ये दरअसल इसलिए क्योंकि रिफाइनिंग जो कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखेंगे और उसके साथ साथ जो क्रूड की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा देखने को मिला है करीब $7-7.5 के आसपास का, तो उससे फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन जो मार्जिन है, जो बिड्डा है, उसमें शायद आपको फ्लैटिश ग्रोथ ही नजर आएगी। 1% के आसपास बिड्डा बढ़ेगा, मार्जिन जो कि करीब 16.5% के है वो 13.5% के आसपास रुक सकते हैं। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है, रिफाइनिंग के जो मार्जिन रहते हैं वो इस बार $11 के मुकाबले $10.25 से $10.5 के बीच में रह सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर के जो मार्जिन है वो गिरे हैं। और रिलायंस के मार्जिन की भी जहाँ तक बात है तो पेट्रोल, नाफ्ता, LPG, ATF, इन सब से जो कमाई है उसमें कमी देखने को मिली है। केवल डीजल को छोड़ दीजिए, बाकी सभी में गिरावट देखने को मिली है। तो GRMs गिरेंगे, उससे ओवरऑल जो मार्जिन है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। सपोर्ट कहां से मिलेगा? पेटकेम साइड के इस बार जो वॉल्यूम्स हैं उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, क्षमता विस्तार इन्होंने पूरा किया तो उसका फायदा देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो काफी हद तक जो रिफाइनिंग की खराब परफॉर्मेंस है उसको ये निगेट करने की कोशिश जरूर करते हुए दिखेंगे, लेकिन पेटकेम साइड का जो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा वो शायद रिफाइनिंग को पूरी तरह से मदद ना करता हो दिखे, जिस वजह से मुनाफा महज 1% बढ़कर 9,500 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि जियो का परफॉर्मेंस किस तरह का है। इस बार हो सकता है फिर से मुनाफे में बढ़त देखने को मिले, 600 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे के नंबर्स इस बार देखने को मिलेंगे। बावजूद इसके कि दूसरी तिमाही लगातार जो आरपूज है उसमें कमी देखने को मिलेगी। हम अनुमान कर रहे हैं कि 130 रुपए के आसपास के जो आरपूज है कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन जिस तरह से जिस पेस पे ये ग्राहक नए जोड़ रहे हैं उस वजह से हो सकता है इनके जो नंबर्स हैं उसमें फिर से जो मुनाफा है वो बढ़कर आए और 510 करोड़ रुपए के मुकाबले 600 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा जियो पोस्ट कर सकती है। तो जियो के नंबर अच्छे रहेंगे, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे मुनाफा फ्लैट केवल 1% के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा। और इस बीच एक स्टॉक जिस पर करिए फोकस वो है वेल्सपन कॉर्प। 6.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी बढ़ी है वेल्सपन कॉर्प में, बड़ा भारी भरकम वॉल्यूम एक्शन हुआ है। 1,75,00,000 शेयरों का ट्रेड हुआ है। 1,75,00,000 शेयर किसी बात है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ट्रेड माना जाएगा। 1,75,00,000 शेयरों का ये BSE पर ट्रेड हुआ है। 6.5% इक्विटी बढ़ी और जितने इक्विटी बढ़ी उतने ही शेयर भी ऊपर है, 6.5% ऊपर है। इसका मतलब क्लियर कट है बंसल जी
सेलिंग प्रेशर खत्म, 6.5% इक्विटी बिकनी हो तो स्टॉक बेचारा कैसे चल सकता है। तो अब ये तो वो कहते हैं ना क्या स्प्रिंग को जब दबा के रखते हो आप, जैसे छोड़ते हो तो स्प्रिंग कैसे ऊपर आती है, या भागने को तैयार है। कुणाल जी ये तो अब आप ही बताएंगे, 8% भागा हुआ शेयर तो आप ही पकड़ सकते हैं, भारी भरकम वॉल्यूम बताइए। देखिए इसमें एनर्जी एक रेजिस्टेंस दिखाई देती है 123 पर, और ये काफी बड़ी पुरानी रेजिस्टेंस है। 123 के ऊपर निकला तो फिर सीधा 145 तक के लेवल्स आएंगे, बीच में कोई बाधा नहीं है। लेकिन 123 के ऊपर ही मुझे लगता है खरीदना चाहिए। ओके 123 के ऊपर खरीदें। अब चूंकि बड़ा हुआ है तो थोड़ा इंतजार कर लें। लेकिन आज वॉल्यूम जो हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनएससी पर भी 70 लाख शेयर्स का ऑलमोस्ट वॉल्यूम होगा। हाँ 70 लाख शेयर एनएससी। और बीएससी भी कितना दिख रहा है? बीएससी भी तो करोड़ों में होगा, 1 करोड़ 75 लाख तो यही है ना। ठीक है, तो एक बार वेल्समैन कॉप पे 123 की वेट कर रहे हैं, 121 तो हो गया, एक बार 123 पार करेगा तो फिर उसके बाद इसमें खरीदारी आपको करनी है। फिलहाल थोड़ा रुक जाइए इसके अंदर, आप थोड़ा ध्यान से आज इसमें ट्रेड करें। आगे बढ़ें, कुछ एक और शेयर्स जहां पे आज मूव देखने को मिल रहा है, उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस भी है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी है। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर आपका आशु व्यू क्या है? क्या यहाँ पर भी कुछ पोजिशंस को आगे भी रख सकते हैं अगली सीरीज और उससे अगली सीरीज के लिए भी? यस टिम्पी, क्योंकि इन्होंने भी बिल्कुल जो पैटर्न बने ना, ये भी एक मंदी के दौर में थे और हमने देखा कि सबसे पहले LIC में रिवर्सल आया, फिर LIT हाउसिंग फाइनेंस में भी, महिंद्रा फाइनेंस में भी। अब डिम्पी देखना ये है कि ये क्योंकि ये सब के सब शॉर्ट कैंडिडेट्स है किसी टाइम पे, तो ये जो इस सीरीज की जो सारी सबसे बड़ी मूवमेंट आई है डिम्पी, वो सब इसी सीरीज में आई है। तो क्या ये शॉर्ट कवरिंग है? ये शॉर्ट कवरिंग कब तक चलती है? क्योंकि जब एकदम है शॉर्ट कटते नहीं है, शॉर्ट रोल ओवर्स भी होते हैं, तो मुझे लगता है ये कवरिंग वाला मोमेंटम और ये बाइंग मोमेंटम है थोड़ा सा और बरकरार रह सकता है। सो आई थिंक इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हम अगस्त में भी देख सकते हैं, क्योंकि लेकिन इनमें रिवर्सल काफी आ चुका है। हमने L&T फाइनेंस का भी टारगेट दिया था 185, LIC भी 525-30 का टारगेट था। उस तरह के जो टेक्निकल टारगेट थे काफी सारे स्टॉक्स के अचीव हो चुके हैं। DHFL हमने बाइंग कॉल दी थी, उसका भी टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। तो आई थिंक उस तरह के टारगेट अचीव हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि जो शॉर्ट कवरिंग का स्पिल ओवर इफेक्ट है ये अभी कुछ और टाइम तक जा सकता है। तो उसमें अगर आप कोई स्मार्ट ट्रेडर हैं तो अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल में फिर भी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि मूवमेंट काफी हो चुकी है। ठीक है, इस पे राय खैर इस बीच वेल्समैन कॉप पे क्योंकि बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, लेवल्स को बिल्कुल क्लोजली डिम्पी अगर आप आशु बोलिए। हाँ डिम्पी मैं बोल रहा था कि क्योंकि अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स को देखिए, पर्टिकुलरली जैसे L&T फाइनेंस, इसी एक्सपायरी का लो था 146-47 रुपए और आज वो 180-85 पे खड़ा हुआ है। तो इनमें 30% की 25-25, 20-20% की मूवमेंट आ चुकी है। तो क्या इसके बाद भी एक अच्छी बड़ी मूवमेंट मिल सकती है? क्योंकि आप अगर जब तक आप 15 से 20% की मूवमेंट नहीं देख सकते तब आप 8-10% की मूवमेंट खाने की कोशिश करते हैं। बट अगर अगली मूवमेंट ही 4-5-7% की रह गई है तो क्या उसमें से मैं पूरी की पूरी ले सकता हूं? आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन जो हमें सोचना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी मूवमेंट इन NBFCs में हम इस एक्सपायरी में देख चुके हैं। ठीक है, खैर इस बीच काफ़ी सारे शेयर और भी हैं जिनके साथ नंबर्स भी आ रहे हैं, कुछ रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े, उसमें एक और शेयर भी है जो आज अच्छा मूव दे रहा है, उसमें आइशर मोटर, ये करीब 4% ऊपर है। और इस शेयर पे एक बार राकेश जी आप देख के बताएं, आइशर मोटर के अंदर क्या कुछ पोजीशंस रखें? डेफिनेटली डिम्पी किसी ने ले रखा है तो डेफिनेटली रखना चाहिए। एक तो ये स्टॉक बीटन डाउन स्टॉक है और आज ही के सत्र में इसमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है, नीचे से अच्छा एक जंप देखने को मिला है। किसी ने ले रखा है तो होल्ड करना चाहिए और नई तेजी मेरा ऐसा मानना है डिम्पी 28,620 के ऊपर की क्लोजिंग आए तब करनी चाहिए, बट किसी ने बाय कर रखा है तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए 28,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सरकारी बैंकों में शुभम जी अभी कोई किसी में एक्शन बचा है? कैन बैंक तो आज सुबह के हमारे टारगेट हासिल हो गए, रियल टाइम एनालिसिस के बाद कि हम ये बोले जहाँ खुले वहाँ भी लेना चाहिए, और आज ज़्यादा गैप से खुला भी, मेरे ख्याल से 365 के आसपास खुला, कितना खुला था आज? 368 के आसपास खुला था, वहाँ से भी 10 रुपये ऊपर है। बैंक ऑफ इंडिया मजबूत है, सिंडिकेट सारे। कौन सा बैंक खरीदेंगे सर? अनिल जी, अगर यहाँ से अगर हमें और अगर तेजी खेलना है तो मुझे लगता है 2 स्टॉक है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है फर्दर अपसाइड का। एक तो SBI है, बट SBI का एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा। आज हमने 270 का कॉल खरीदा था जिसको अभी हमने प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला है, बिकॉज आज की एक्सपायरी का वो कॉल था। बट मुझे लगता है 290 की तरफ अंडरलाइन बढ़ जाएगा, तो अगर पोजीशन है तो होल्ड करें। रिवाइज स्टॉप लॉस आपका 279 का होगा और 290 रुपए तक का मुझे लगता है टारगेट देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया
दूसरा स्टॉक है जहां पे मोमेंटम काफी अच्छा और आज का क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ट्रेड बनाया जा सकता है। 99 रुपीज के टारगेट के लिए यहाँ पे भी खरीदारी करें और 92 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये ट्रेड में। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया ये खरीदारी करने का इरादा रखते हैं। सारे बैंक्स मजबूत होते दिख रहा है। इस बीच देखिए बैंक निफ्टी फिर से 27,300 पर आ गया। इसलिए देखिए रिम्पी में कह रहा था बैंक निफ्टी लीजिए, निफ्टी मत लीजिए। निफ्टी लाल निशान में उल्टा, निफ्टी वहां से 10, 12, 15 पॉइंट नीचे, जबकि बैंक निफ्टी ऊपर होता हुआ दिख रहा है। तो एक्सपायरी के दिन एकदम परफेक्ट एक्शन है, यही होना चाहिए। जो एक्चुअल एक्शन जो होता है मार्केट का डेटा के हिसाब से वो हो रहा है। लेकिन इस बीच एक स्टॉक ऐसा आ रहा है जो चार्ट कॉर्नर है, बंसल जी और कुणाल जी दोनों इंट्राडे के लिए। इंट्राडे की जुगलबंदी, क्या बात करें, सिर्फ 35 मिनट है आपके पास जी है ना जी। 35 मिनट में कमाल दिखाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए आइए देखते हैं राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर। फिर आज हमारे पास स्टिंग नहीं है, बिना बिगुल के काम चलाना पड़ेगा। नहीं अनिल जी बिगुल तो बजाइए, तो BTSTD वाला वो वाला बजा दीजिए। आप हैं स्टिंग की क्या जरूरत है? लेकिन स्टिंग में भी तो आप ही की तस्वीर आएगी। तो चलिए अब बंसल जी ने बोल, मैं खाली बंसल जी को टेस्ट करा था बिना बिगुल बोलते कि नहीं बोलते। आइए बजाते हैं बिगुल। अब सर देखिए आपने बिगुल के लिए जिद की है तो स्टॉक भी वैसे ही दमदार होना चाहिए। बिल्कुल देखिए अनिल जी स्टॉक दमदार है और ये स्टॉक चलेगा और इसका एक कारण है, स्टॉक को आपका आशीर्वाद है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा और खरीदारी की राय है। और आगे कुणाल जी बताएंगे। कुणाल जी बताएंगे। जब आप सवेरे इसकी चर्चा कर रहे थे वो तो टारगेट सारे हासिल हो गए, लेकिन इसमें देखिए उस समय राकेश जी ने कहा था कि 136-37 के ऊपर निकलेगा तो फिर इसमें बड़ा ब्रेकआउट आएगा और फिर इसमें 145-146 के लेवल आएंगे। तो वो ब्रेकआउट अभी आते हुए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा मौजूदा स्तरों पर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 136 पर रखें। 142.50 ये आज का इंट्राडे टारगेट, 145 दूसरा टारगेट। आजकल मान लो डिम्पी मुझे बड़ा मजा आ रहा है एक चीज में। कुणाल जी और बंसल जी के वो ब्रेकआउट का लेवल नहीं आता, उसके पहले मैं स्टॉक मैं पकड़ता हूँ, पूछता हूँ, फिर इनका लेवल बाद में आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे टारगेट हासिल होने के बाद उनके लेवल आते हैं। अनिल जी ऐसे 2 स्टॉक्स हो रहे हैं, अगर आप परमिशन दें ना, मतलब कि आज लिमिट रिलैक्स करें तो 2 स्टॉक्स जिनमें आपके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और उनमें भी BTSTD बनता है, बट समय के साथ साथ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे सुबह जब आपने डाटा एनालिसिस किया तो क्या बात हुई थी और अभी क्या बात हुई है तो आपने सुनी ली। सुबह की बात अब सुनाता हूं मैं आपको। अगर बैंक निफ्टी इस तरह से भाग रहा है, बैंक निफ्टी में आग लगी हो और जब आपके पास कैनरा बैंक के रिजल्ट आपके हाथ में हो, तो कैनरा बैंक के रिजल्ट को मैं कोरिलेट करता हूँ कॉमन सेंस के साथ, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या खरीदने का जो मेरा इरादा है वो ठीक है क्या? 145 टारगेट होना चाहिए, 145 1-2 रुपया ऊपर नीचे, ठीक है। और स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए 132 के आसपास। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर यह स्टॉक आ चुका है अच्छी मजबूती। अब 137.10 ये स्टॉक हो चुका है। और इस बीच डिम्पी जो खबर नीचे आ रही है वो बड़ी काम की है। आइडिया सेलुलर को लेकर, आइडिया और वोडाफोन इनकी मंजूरी को फाइनली अब ये डील पूरी हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है आइडिया के लिए। वोडाफोन और आइडिया के मर्जर को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और हम पहले ही बता रहे थे कि इन्हें 7,200 करोड़ कुछ जमा करवाने थे, राइट? वो करवा दी इन्होंने। अब ये खबर आ गई कि ये पैसा जमा करवा चुके हैं और पैसा जमा करवाने के बाद अब फाइनल अप्रूवल आइडिया और वोडाफोन की डील को आ चुका। तो ये मेरे ख्याल से मंगलवार को हमने कवर किया था कि कुछ प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन दिख रहा है, लेकिन उसके बाद पहले सोमवार को पहले प्राइस का हमने देखा था, सोमवार को वॉल्यूम उस समय 51 रुपए का था। मेरे को तो प्राइस भी याद है, उस समय 51 रुपए का था, बाद में 60 रुपए पहुंचा, 12-15% तक की तेजी थी। और तो आइडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। फटाफट एक बार आइडिया के आप चार्ट्स देखकर बताएं। तब तक मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डी के भी रिजल्ट आ रहे हैं, बता रहे हैं। आइडिया फटाफट एक बार बता दे और इस बीच डॉक्टर रेड्डी में पहले बता दूं। नहीं, डॉक्टर रेड्डी भी आ गया। आइडिया आप तैयार रखिएगा। बहुत शानदार है डॉक्टर रेड्डी के 53%। हमने सुबह भी आपको कहा था कि डॉक्टर रेड्डी के नंबर अच्छे आएंगे। 456 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया, 322 करोड़ की उम्मीद थी और ये मुनाफा बेहद बेहतर है और इसके अंदर एक अच्छा मूव आ गया। वैसे भी शेयर तैयार ही था और कल दीपाली भी बता
रफ्तार थी कि डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स काफी शानदार रहेंगे, 3.5% तक की बढ़त। कुणाल जी पहले देखिए जरा जल्दी। देखिए चार्ट पे तो बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट डिम्पी आते हुए दिख रहा है। एक बड़ा बेस बना है, 4-5 सेशंस में ये बेस बना है। ब्रेकआउट बहुत दमदार है। मुझे लगता है कि एक बार 2240 के लेवल्स आ सकते हैं, तो इन स्तरों पर भी खरीद की राय है। 2120 पर स्टॉप लॉस रख करके 2240 के टारगेट से बाय करना चाहिए। ओके, तो 2240 के टारगेट से खरीदारी करें। और इस बीच ये स्टॉक सुबह से कल से कमजोर, कल से एक रेंज में था जी एक्चुअली। लेकिन एक चीज है बंसल जी, 2060 2050 रुपए में हमने बोला था कि अब इसको बेचना नहीं है, बिल्कुल अब खरीदा। हमारी राय 2370 में बेचने की थी। नहीं अनिल जी, आपने वहाँ पे कंटिन्यूअस, और जो आप वो ड्रग का नाम दीपाली जी लेती है ना, डिफिकल्ट सी ड्रग है वो, अनिल जी समझ गए, सेबॉक्सिन जाने दो, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा सुमित, हमारे साथ सुमित ने भी ये ड्रग का नाम बोला है एक दो बार। सुमित आपको याद है? देखिए इस पर हमने ही सबसे पहले बताया था कि नतीजे अच्छे आ सकते हैं। इनकी 2 दवाएं थी, सुबॉक्सोन और कोपाक्सोन। इन दोनों को ही मंजूरी मिली है। उसका एक रेवेन्यू बेनिफिट आना था। डोमेस्टिक बिजनेस में करीब करीब 10% की एक ग्रोथ की बात की गई थी। यूरोपियन बिजनेस इनका डबल डिजिट में 20% से ज्यादा की ग्रोथ वहां पर एक अनुमान लगाया जा रहा था। जो मुनाफा है 456 करोड़ रुपए, अपर एंड को भी बीट कर रहा है। अपर एंड में भी अनुमान एक लो बेस का भी इनको बेनिफिट मिलने वाला था। पिछली बार इनके जो यूएस बिजनेस था वहां पर एक डैम्प आया था, जिसकी वजह से इनका लो बेस था, उसका भी एक इंपैक्ट, और अदरवाइज भी इनके नंबर्स उससे भी साउंड आते हुए दिखाई पड़े हैं। और एबिटा भी करीब करीब 21.7% एबिटा मार्जिन आया है ये आंकड़ा। और जो अनुमान लगाया जाता था अपर एंड पर, वो भी करीब करीब 18 से 20% के आसपास के मार्जिन थे। तो मार्जिन फ्रंट पर भी, एबिटा फ्रंट पर भी, मुनाफे फ्रंट पर भी, तीनों के आधार पर नंबर्स अच्छे आए हैं। क्रूशियल है इनकी यूरोपियन ग्रोथ 10% और इंडियन ग्रोथ, ये दोनों किस तरह की आती है, और कोपाक्सोन और सुबॉक्सोन इन दोनों परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलती है। तो ये है। लेकिन एक बार फिर से मैं पहुंचूंगा आइडिया की तरफ, और आइडिया की इस डील के मायने बहुत ज़बरदस्त है। कुणाल जी आपको चार्ट तैयार रखने हैं, और ये बता दूं, देखो आइडिया का जो वोडाफोन का जो मर्जर था, मेरे ख्याल से बिरला ग्रुप ने जो किया था वो 72 रुपये पे किया था एक्विजिशन, और आइडिया के शेयर होल्डर के लिए जो प्राइस आ रही थी वो शायद 108 रुपये के आसपास की आ रही थी, जो मर्जर का रेशियो था उस हिसाब से, राइट। तो आज शाम को 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यू नेवर नो, इस पर भी हो सकती है, इस पर भी हो सकती है। तो उस लिहाज से अगर ये डील कंप्लीट हो गई और प्राइस ये है, तो देखिए 72 रुपये पर अगर कुमार मंगलम बिरला डील कर रहे हैं आइडिया की वोडाफोन के साथ, और 100 रुपये से ऊपर का वैल्यूशन आइडिया के शेयर होल्डर के लिए हो रहा है, तो फिर ये खबर बड़ी हो सकती है। एक बार फटाफट आप चार्ट पर आए थे, फिर मैं आशु मदान साहब से इस पर मैं एक बार पूछना चाहूँगा, आइडिया क्या इस भाव से बुरा है क्या? अनिल जी इसमें खोने के लिए कुछ खास नहीं है, तो मुझे लगता है बिल्कुल बाय करना चाहिए। 5450 का एक स्टॉप लॉस रखें, बहुत ही फर्म स्टॉप लॉस फ्यूचर के लेवल हैं 5450। ऊपर की ओर 5950 पहला टारगेट और 61 रुपये दूसरा टारगेट होना चाहिए, और अगर कोई बड़ी खबर आई तो शायद उसके भी परे चला जाए, लेकिन 61 का टारगेट रखें, और स्टॉप लॉस बहुत अहम है 5450 का। देखिए इवेंचुअली इस शेयर को देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अलग छोड़ दें, खाली रेशियोज के लिहाज से और डील की प्राइस के लिहाज से देखें तो इसका भाव 70-72 अदरवाइज होना चाहिए जो है उस हिसाब से। अब शाम को 4 बजे आज कुमार मंगलम बिरला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, क्या अब ये है, ये हिंडाल्को वाला मामला है, क्या है क्या नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन एक बार फटाफट मैं आइडिया के स्टॉक पर इस खबर पर एक राय ले लूँ। बताइए आशु साहब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे अनिल जी, कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ एक प्राइस एक्शन है जो लगता है कि लोअर साइड पे है, बट मुझे लगता है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस होप में वो टाटास ने भी की थी, उसके बाद देखा था आपने कि स्टॉक्स में क्या हुआ था। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा या मतलब नहीं निकालना चाहिए। ये जो स्पाइक है इसका मुझे कोई कुछ वो नहीं लगता। टेलीकॉम अंडर प्रेशर है और सर अंडर प्रेशर ही रहेगा, और आइडिया ने अपना मार्केट शेयर भी खोया है, उसका मार्केट शेयर भी कम हो रहा है। सो आई थिंक कोई ऐसा फंडामेंटल रीजन नहीं है कि इसमें जस्ट एक डेड कैट बाउंस जरूर हो सकता है, बट उसके लिए स्टॉक लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं आनी जी अभी। ठीक है, कल खैर रिलायंस के भी नंबर्स होंगे, जिसमें जियो के नंबर्स भी वो एक बार बताएंगे। तो उससे पहले टेलीकॉम पे अगर ये बड़ी डील आज शाम को कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसके मायने एक बार फिर से देखने होंगे। लेकिन डीओटी की मंजूरी मिलना तो एक बार सारे लीगल केस तो खत्म करता है। एक बार मैं शुभम जी क्या बीटीएसटी करना चाहिए या ना करें आइडिया में? अनिल जी अगर आइडिया को देखें लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में रहा है, जैसा कि अभी पहले जो गेस्ट बोल रहे थे कि डेड कैट बाउंस जैसा सिनेरियो, तो हो सकता है वो एक सिनेरियो देखने को मिलेगा कि एक उछाल आ जाए, बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव है। तो अगर पार्टिसिपेट करना है
तो मेरी राय होगी कि ऑप्शंस लेकर के पार्टिसिपेट करें ताकि आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहेगा और अपसाइड में आपको कमाने मिल सकता है। 60 रुपए का भी अगर आप कॉल ऑप्शन देखते हैं जो कि 3 रुपए के आसपास कोट कर रहा है, तो आपका रिस्क होगा सिर्फ 1.5 रुपए का। 1.5 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखें और अगर ये मूव आता है तो हो सकता है आपको यही जो 3 रुपए का जो ऑप्शन है वो 7-8 रुपए पे आपको बेचने का मौका मिल जाए। हालांकि अगर आप आईवीज देखेंगे तो 60 रुपए के कॉल ऑप्शन में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 80% है और 65 के कॉल ऑप्शन में 150% है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज को डिस्काउंट कर रहा है कि एक बड़ा मूव आ सकता है। तो मेरी राय होगी कि ऑप्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट करें, फ्यूचर्स थोड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट एक बार कर सकते हैं आप, और चाहें तो एक बार फ्यूचर्स, लेकिन वो आपकी लिमिट है, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन इस बीच डॉक्टर रेड्डीज के जो आंकड़े आ रहे थे ना, उसमें मैं आपको एक बार ये आंकड़ा बता दूं कि इनकी 12% आय अमेरिका से बढ़ी है। ये सुबॉक्सिन की जो दवा थी जिसको लेकर मंजूरी नहीं मिली थी, वो वहीं से ही एक प्रॉब्लम थी। लेकिन ठीक उससे पहले वाली, क्योंकि दवा तो आने वाले दिनों में ऐड होगी, उससे पहले इन्होंने 12% की ग्रोथ यूएस में दिखाई है। डे हाई पे इस समय ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज शाम की तो एक और भी तो ट्रेड कर रहा है। कौन सा आप भी बताएं। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, हाँ देखिए, तो आप इंडेक्स का थोड़ा हिंट दे रहे थे, मैं बता देता कि हाँ बैंक निफ्टी 27,400 टच हो चुका है बैंक निफ्टी। अरे वाह, शानदार। आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी में अगर किसी को 150 रुपए मिले हैं तो सिर्फ यहीं पे ही इसी घंटे में ही मिले हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले रणनीति और उसके बाद 150, अब तो 200 रुपए तक का गेन भी अब आपको मिल सकता है। एक बार बैंक निफ्टी में सुबह में क्या बात हुई, अभी क्या बात हुई, एक बार वो देखते हैं। बैंक निफ्टी 26,850 स्टॉप लॉस से क्लियर कट डिफाइन लगा लीजिए, खरीदिए। इंटरेस्टिंग 3 लेवल है। 27,150 तो वो नो ब्रेनर है, लेकिन उसके ऊपर के 2 लेवल देखिए। 27,250, 27,350, 27,350 भी आ गया टारगेट। 27,350 के ऊपर निकला है ना, 27,358। तो हमारे टारगेट तो निफ्टी के, बैंक निफ्टी के तो हिट हो चुके हैं। ये लग गई सील सर, ये सील आपकी लग गई सर, बधाई हो। इसे कहते हैं डेरिवेटिव के डाटा का एनालिसिस, इसे कहते हैं बेहतरीन एनालिसिस, इसे कहते हैं कि 1 घंटे में कमाई कैसे की जा सकती है। निफ्टी में एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि निफ्टी पे बिल्कुल ट्रेड करने की राय नहीं थी, हालांकि निफ्टी भी थी। अनिल जी, आपका डायलॉग मैं पूछूं, ये कैसे कर लेते हैं? डेटा से, सिर्फ डेटा देख के दिमाग लगाइए बस, और कुछ नहीं चाहिए। डेटा में सब कुछ दिखता है, बस आपको हल्का सा एक वो इतना ही पकड़ना होता है, छोटी सी चीज करनी होती है, खरीदना है कि बेचना है। यही तो सार है मार्केट का, कि खरीदना है कि बेचना है, और किस रेट पे खरीदना है, किस रेट पे बेचना है। क्या राशु भी कह रहे थे कि इस बार टर्न अराउंड हो रहा है बैंकिंग स्टॉक्स का, उसका बेनिफिट भी है। एपटेक के इस बीच नंबर्स भी आ गए हैं, और एपटेक के मैं जल्दी से आपको ना नंबर बता दूं, क्योंकि सबसे पहले आप यहीं देख रहे हैं 51 करोड़ का 51.7, क्योंकि ये 51 बराबर होगा तो सिर्फ 40 लाख रुपया ही इनकी आय बढ़ी है, सिर्फ 40 लाख रुपया। और 51.3 थी, अब 51.7 हुई है। खैर आय के भी आंकड़े आ रहे हैं, तेजी से शेयर थोड़ा ऊपर भी आ रहा है। एपटेक पे राकेश झुंझुनवाला जी का भी स्टेक है। एक बार आप देख लीजिए कुणाल इसकी चार्ट। देखिए, चार्ट में एक रेजिस्टेंस नजर आती है डिप्पी, और ये रेजिस्टेंस 260 रुपए के आसपास है। 19 तरह से अभी नीचे भी फिसला है, तो मुझे लगता है कि 261 पार हो तभी इसमें खरीद की सोचें। और नीचे की ओर 250 का एक लेवल है, तो 250, 261 ये 2 लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। ठीक है, लेवल्स भी मिल गए, नंबर भी आपको जी बिजनेस की स्क्रीन पे सबसे पहले मिले हैं। और एक और बात, आज शाम को जब कुमार मंगलम बिरला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं, ये भी आपको सबसे पहले अनुमान उसका यहीं पे मिलेगा। सुमित है पूरी जानकारी देने के लिए, सुमित बताएं। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, कई सारी घोषणाएं हो सकती हैं, इसमें भी कुछ देर पहले हम टेलीकॉम की बात कर भी रहे थे, उससे रिलेटेड भी कुछ खबरें हैं कि ऐसी शायद डेवलपमेंट्स आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन तमाम चीज़ों में सबसे पहली प्रायोरिटी है, फिर जिस तरह सबसे ज़्यादा खबरें इस समय आ रही हैं, वो है हिंडाल्को एक्विजिशन को लेकर। ऐसी खबर है कि एलेरिस का जो एक्विजिशन है वो हिंडाल्को कर सकता है, और ये जो एक्विजिशन है ये नोवेलिस के थ्रू, जिनकी सब्सिडरी है, विदेशी सब्सिडरी है नॉर्दर्न अमेरिकन, उसके थ्रू ये एक्विजिशन कर सकते हैं। 2007 में पहले नोवेलिस का एक्विजिशन हुआ था, 17 में प्रॉफिटेबल हुई, और अब एलआरएस का एक्विजिशन करने जा रही है नोवेलिस। करीब 17,000 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू लगाई जा रही है भारतीय रुपए के मुताबिक। और ये भी एक आकलन है कि ये पूरा एक्विजिशन जो होगा उसके लिए कुछ फंड भी रेज कर सकती है हिंडाल्को या फिर पूरा ग्रुप, चाहे वो डेट के थ्रू हो या फिर एडीआर के थ्रू भी यहाँ पे फंड रेजिंग की एक्टिविटी है। अब इस पूरी डील का इंपैक्ट कहाँ पर हो सकता है? हिंडाल्को के लिए कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें नेगेटिव हैं। पॉजिटिव, इनके लिए नए कैपेसिटीज ऐड हो जाएंगी, इनको नए जो एरियाज है वहां पे विस्तार कर पाएंगे। करीब 13 नए
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि इस कंपनी को मिल जाएंगे अगर ये एक्विजिशन होता है तो। लेकिन इसका एक दूसरा जो इम्प्लीकेशन है वो है डेट वाला पार्ट। हिंडाल्को के ऊपर मौजूदा स्थिति में करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा का डेट है जो कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को देखते हुए है। लेकिन उस डेट के बाद ये जो डेट है इस एक्विजिशन के बाद करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। EBITDA अभी करीब 15,025 है, लेकिन एक्विजिशन के बाद करीब 18,000 आ जाएगा। यानी 3,000 करोड़ की EBITDA पे डेट जो है वो रफली 17-18,000 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और डेट बाय EBITDA जो है वो अभी 2.8 टाइम्स है, वो आगे बढ़ के 3.5 गुना के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कंपनी के लिए जितना EPS एक्रेडिशन नहीं आ रहा है, जितना मुनाफे में नहीं जुड़ रहा, उससे ज्यादा डेट जुड़ेगा। तो शायद इसी चीज को नेगेटिवली अभी हिंडाल्को ले रहा है। इसके अलावा कुछ और भी बाजार में अटकलें हैं, कुछ और बाजार में खबरें भी हैं कि कुछ और घोषणाएं भी शायद हो सकती हैं, जिसमें अल्ट्राटेक ग्रासिम के विलय को लेकर भी कुछ खबरें हैं कि शायद ऐसा कुछ फैसले आते हुए दिखाई पड़े। आदित्य बिरला मनी, आदित्य बिरला कैपिटल के विलय को लेकर भी कुछ एक पहलू कहते हैं कि ऐसी भी खबरें हैं बाजार में कि आज की शायद घोषणा कर दें। आइडिया वोडाफोन जिसकी अभी आप बात भी कर रहे थे कि इससे जुड़ा हुआ कुछ और डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर चर्चा करें। तो ऐसे बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खबर बाजार में है वो यही कि हिंडाल्को के एक्विजिशन को लेकर कुछ एक बातचीत हो सकती है। तो हिंडाल्को के एक्विजिशन को लेकर अगर बात होगी तो फिर हिंडाल्को के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि बैलेंस शीट पर कर्ज बढ़ जाएगा। आशु सर, अगर ये ऐलान आता है तो क्या कल फिर हिंडाल्को के शेयर पर दबाव रहेगा? वैसे भी आज के मजबूत बाजार में थोड़ा नीचे तो है, लेकिन क्या ये एक्विजिशन हिंडाल्को को भारी पड़ेगा शेयर प्राइस के लिहाज से? बताइए। बिल्कुल पढ़ सकता है अनिल जी, और आपने बिल्कुल ठीक से कंक्लूड किया है। और आज वो हमने इनफैक्ट इंटरडे शॉर्ट कॉल भी दी थी, और हिंडाल्को ही वन ऑफ द ओनली स्टॉक था जिसमें जो थोड़ी वीकनेस लग रही थी, और वो 4-5 रुपए की मूवमेंट उसमें दिखी भी है, अंडर प्रेशर है। और रिवर्स भी हो सकता है कि अगर ये ऐसा कुछ नहीं आता हिंडाल्को के चलते तो कल एक गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है। बट अगर एक्विजिशन की न्यूज़ आती है तो मुझे लगता है हिंडाल्को अगले कुछ टाइम के लिए, क्योंकि एक गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है हिंडाल्को के अंदर, मुझे लगता है कि ऊपर के स्तर पर लोग इसमें फंस भी चुके हैं, और उसके चलते अगर ऐसी न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली प्रेशर रहेगा स्टॉक के ऊपर। तो चलिए, हिंडाल्को ये रहेगा एक्शन में या फिर आइडिया रहेगा एक्शन? आइडिया में, हाँ बिल्कुल, दोनों। अब तो एक और प्रोबेबिलिटी मतलब DOT ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या लग रहे हैं। अल्ट्राटेक ग्रासिम का मर्जर हो सकता है क्या? सेंचुरी और ग्रासिम अल्ट्राटेक के साथ कुछ हो सकता है क्या? आइडिया की कोई खबर आ सकती है क्या जो ये वाली है? एलरिस्क के एक्विजिशन को लेंगे, हिंडाल्को में कुछ हो सकता है क्या? फिर एक और चीज़, एबी मनी एबी कैपिटल के बीच में कोई मर्जर, मतलब इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी सारी कंपनियां हैं, और उसके ऊपर वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने से बोल रहे हैं कुछ बड़ा ऐलान करने वाला है, कुमार बाबू खुद कर रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि कुमार बाबू हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछली बार जो उन्होंने की थी वो रिस्ट्रक्चरिंग ऊपर की थी, जब मैंने उनका पहला इंटरव्यू किया था हिंदी में। अच्छा, हाँ, उन्होंने हिंदी में आज तक दिया नहीं था इंटरव्यू कभी भी, तो पहला हिंदी में इंटरव्यू किया था। उसके बाद अब वापस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कर रहे हैं। तो देखिए, सिंपल चीज़ है, आइडिया को लेकर अगर कोई ऐलान आया तो कल स्टॉक जूम है, और हिंडाल्को के लेके आया तो हिंडाल्को नीचे है। तो एक बार जरा अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल कीजिए और बताइए कि आइडिया को लेकर आ सकती है, क्योंकि ये डाटा और गट फीलिंग दोनों बड़ा हिट होता है आपका। तो जरा आइडिया के बारे में बताइए। इसमें दो चीज़ है डिम्पी, देखिए दोनों ही बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आइडिया वाला जो वोडाफोन का जो फाइनल मंजूरी होनी थी वो तो हो गई, लेकिन अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा नया कुछ बताएंगे नहीं। तो अगर सेम चीज़ ही है, खाली यही बताएंगे कि डील कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें नया कुछ नहीं। नया क्या है? नया ये है कि क्या हिंडाल्को एलरिस्क को ले रहा है, तो वहाँ पर वाकई में हमारे लिए बड़ी काम की चीज़ें निकल के आएगी कि वो कितना डेट लेंगे, कहाँ से लेंगे। बहुत लोग कहेंगे हो सकता है एक ADR लेके आए, वहाँ से फंड रेज करें, तो एक्शन वाली जो चीज़ जो मज़ेदार हो। अच्छा, सपोज आइडिया का नहीं भी आया तब भी ऐसा नहीं कोई आइडिया गिरा जाएगा बड़ा। आइडिया इस भाव से बुरा है ही नहीं, आइडिया में गिरने जैसी कोई जगह है नहीं, और 1-8 रुपया ऊपर नीचे हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हिंडाल्को के लिए मेक और ब्रेक वाला मामला है, जो आशु कह रहे थे वो भी बात सही है। अगर कुछ नहीं आया तो हिंडाल्को भागेगा भी जोर से, और अगर आ गया तो फिर हिंडाल्को कल का एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो भी होगा हिंडाल्को में होगा। आइडिया में कम से कम प्राइस को लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए। नहीं है, ये एक अच्छी बात है। ये पूरा सार हम आपके सामने रख रहे हैं। खैर, इस बीच बेयर क्रॉपसाइंसेस के नंबर आ गए हैं और इसका मुनाफा 83 करोड़ रुपए आया है। अभी हमने इसके नंबर्स देखे तो इसका मुनाफा 83 करोड़ है, और ये 10 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ है बेयर क्रॉपसाइंसेस का नंबर्स। वॉल्यूम तो कम होता है, कुणाल जी देखेंगे।
देखिए थोड़ा लिक्विड है जैसे आपने कहा डिपी, और मुझे लगता है कि जब जैसे ही 4500 के ऊपर जाएगा, 4520 के ऊपर जाएगा, तब इसमें खरीद की राय है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का तो बिल्कुल मेरा व्यू नहीं है। मुझे लगता है कि बेयर क्रॉप साइंसेज ऐसा शेयर है जिसमें कि लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 4550 के ऊपर ही खरीदें। ओके, लेकिन बैन से बेनिफिट के बजाय आज हम लेंगे कुछ रिव्यूज भी रिजल्ट के, लेकिन उससे पहले बंसल जी का बीटीएसटी। चलिए बंसल जी का बीटीएसटी। बंसल जी खरीदने वाले हैं ना? खरीदने वाले हैं अनिल जी, और गेल पे खरीदारी की राय है। गेल बैंकों से बाहर भी कुछ देख रहे हैं आप? अनिल जी 370 का मौजूदा स्तर है, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। 364.80 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 377 पहला टारगेट है, 383 दूसरा टारगेट है। और ये स्टॉक जब अभी मार्केट में वीकनेस भी आई थी, उस वीकनेस में भी स्टॉक बिल्कुल वीक नहीं हुआ था। गेल को मुझे लगता है बीटीएसटी के नजरिए से बाय करना चाहिए। बीटीएसटी 377 और 383, ये आपके तो कैश मार्केट के लेवल होते हैं। और स्टॉप लॉस क्या है? 364.80। ये तो ठीक है, आपका स्टॉप लॉस टारगेट ठीक लग रहा है। चलिए तो गेल देखते हैं। आज तो बैंकों का दिन, कल ऑयल एंड गैस का दिन होता है, क्योंकि कल रिलायंस के रिजल्ट भी आने हैं नंबर से। यस, रिलायंस के रिजल्ट है, तो स्टॉक पे नजर तो रखनी चाहिए। आज ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बढ़कर आया है, लेकिन इस बीच रजत है हमारे साथ, बताएंगे दो नतीजे जो कल आने वाले हैं, HCL टेक और दूसरा है M&M फाइनेंस। बताइए रजत, क्या HCL टेक के नंबर ढीले आने के? स्टॉक 1.5% नीचे हो गया। और ये तो सवाल आ रहे थे। इनफैक्ट आज भी एक कॉलर से बात हो रही थी, वही बोल रहे थे कि HCL टेक के शेयर्स हैं उनके पास, बायबैक खुला हुआ है, लेकिन ये शेयर नहीं संभल पा रहा है। अब नतीजे उस पर डिपेंड करेगा कि शेयर क्या चाल पकड़ता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2% जो वो डॉलर आय बढ़ेगी और रुपए टर्म्स में लगभग 5% आय बढ़ सकते हैं। मुनाफे की फिगर जो एस्टिमेटेड है वो है 2272 करोड़ की, यानी कि अगर तिमाही दर तिमाही पर कंपेयर करें तो 2% का इजाफा होगा। और आय जैसे मैंने कहा लगभग 5% की रुपए टर्म्स में बढ़ सकती है, 13,795 करोड़। ऑपरेटिंग लिहाज से नंबर्स में 4% का इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो फिगर आएगी 2,685 करोड़ 2,583 करोड़ से बढ़कर। लेकिन बात वही है जो हम हर आईटी कंपनी के बारे में इस समय सोच रहे हैं कि क्वार्टर 1 में जो वेतन बढ़ोतरी रही उससे हो सकता है कि मार्जिन थोड़े कम रहें। और अब देखना होगा कि नंबर कैसे कंपनी पोस्ट करती है, लेकिन ये नंबर्स अगर कंपनी ने मुनाफा दे दिया 2,272 करोड़ के आसपास तो ये ठीक समझे जाएंगे। M&M फाइनेंस, ये स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुनाफे की फिगर है वो बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ सकती है, जिसमें 4 गुना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब करीब मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा। सालाना आधार पर 47 करोड़ से बढ़कर सीधा 188 करोड़। और NII में भी लगभग 20% 21% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। 1040 करोड़ की कंपनी फिगर रिपोर्ट कर सकती है। और मुद्दा यहाँ पर यह कि प्रोविजंस कम होंगे, सालाना आधार पर 425 करोड़ से घटकर 400 करोड़। इसकी वजह से एक तो मुनाफे पे इजाफा देखने को मिलेगा, और दूसरा AUM में 20% और लोड ग्रोथ में लगभग 18% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि मजबूत ऑटो बिक्री आंकड़े हैं। और ऑटो लोन्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, जो M&M फाइनेंस के नतीजों पर रिफ्लेक्ट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, M&M फाइनेंस के नंबर्स पे भी ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो सकता है। खैर, इस बीच इन दोनों पे ही एक बार राय भी ले लेते हैं। M&M फाइनेंस पे आशु, आपकी राय क्या है? शेयर 5-5.5% ऊपर है। ग्रामीण भारत की जो ग्रोथ है वो तो पूरी तरह से इसी के साथ इसकी फाइनेंसिंग पे चलेगी। M&M भी इस बीच ऊपर आया है, M&M फाइनेंस के इसी आकलन के साथ साथ। जरा पूरे ग्रुप पे जरा राय दीजिए, M&M फाइनेंस और M&M दोनों पे। आशु, देखिए डिम्पी, M&M तो मुझे पॉजिटिव लगता है, लेकिन M&M फाइनेंस अगेन मैंने जो अभी ब्रॉड तीनों चारों के स्टॉक्स के नाम लिए थे, LIC हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, ये अपने नीचे के स्तरों में अगर इसी एक्सपायरी में देखें तो एक अच्छी मूवमेंट करके ऊपर आ चुके हैं। क्या यहाँ से भी उतनी बड़ी मूवमेंट मेरे को अगली एक्सपायरी में या इमीडिएट फ्यूचर में कुछ दिखती है? सो दैट इज दी ओनली कॉल। वो मुझे अभी ऐसा नहीं लगता, अभी इनमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मैं बेरिश नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो अगला मूव है क्या वो मिलेगा, क्योंकि ऐसे लेवल्स पे स्टॉप लॉसेस भी डीप हो जाते हैं। सो मुझे लगता है कि अभी NBFCs को इस मूव के बाद रुक जाना चाहिए। M&M में भी एक अच्छी मूवमेंट आ गई है, ऑलमोस्ट 40-50 रुपए की मूवमेंट इसी एक्सपायरी में हम देख चुके हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी फ्रेश लेन नहीं करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अभी हमने राकेश ने भी गेल की कॉल दी, अभी हमने डिम्पी बात की थी, गेल और IGL दोनों अच्छे लगते हैं। सो आई थिंक आई ऑल्सो एंडोर्स, हमारी भी कॉल है कि गेल और IGL में मुझे लगता है कि एक अप मूव वापस जो है, मतलब एक बॉटम्स बन चुके हैं और एक अच्छी मूव लगती है। तो मतलब मेरी कॉल को राकेश बंसल ने भी सपोर्ट किया, तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। ठीक है, राकेश जी की लगातार सपोर्ट मिल रही है आशु जी को, और आशु जी की सपोर्ट लगातार मिल रही है बंसल जी को, लेकिन आपको एक चीज की सपोर्ट मिल रही है, वो है मुनाफे की। हाँ बिल्कुल,
तो ये सपोर्ट तो है और हमको भी सपोर्ट मिल रही है। सुबह से शाम तक बेहतरीन कॉल्स हमको राकेश जी बताते हैं, साथ ही कुणाल जी, इन दोनों पे आपको राय मिल रही है। खैर आगे बढ़े, HDFC लिमिटेड पहले ये दिखाएं, उसके बाद में इसका कनेक्शन HDFC के AMC जिसका IPO खुला हुआ है उसके बारे में बातचीत करें। HDFC लिमिटेड ये तो दिन के ऊपर स्तरों पर है। कुणाल से जरा इसका टारगेट ले लेते हैं, फिर अनिल जी से जानेंगे इस IPO के बारे में। कुणाल जी जरा टारगेट। देखिए बहुत ही शानदार ब्रेकआउट इस पे डिम्पी आज देखने को मिल रहा है, लाइफ टाइम हाई पे काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो टारगेट दे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक नियर टर्म टारगेट मुझे लगता है 2050 का बनता है, और ये लेवल पार हुआ तो फिर 2100 साढ़े 2100 के लेवल्स बनेंगे। तो HDFC डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए, जिनके पास है 2000 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। ठीक है, ये और आइडिया देखिए आज डेज हाई पर, अब बाकी सारे चैनल्स को अब खबर समझ में आ रही है और अब सब चला रहे हैं। देख लीजिए 4% ऊपर है। ठीक है, अब सबको समझ में आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट खबर है, हो सकता है इसी पे ऐलान आ जाए, कुछ भी हो जाए। हमने आइडिया कितनी देर पहले चला जी, 15 मिनट तो हो गए। और क्या प्राइस था उस समय? 55.5 अनिल जी, 55 रुपये 30 पैसे का दाम। 55 रुपये 30 पैसे। चलिए वहाँ से आपको 3-3.5% तो मिल गए। करेक्ट, बिल्कुल। तो कभी कभी जल्दी रहने का फायदा तो मिल जाता है। बिल्कुल नहीं, और हमको तो हमेशा से मिलता रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम ही चीज़ें आपके सामने रखते रहे हैं, चाहे वो रिजल्ट्स हो, चाहे वो एक्सपायरी का एक्शन हो, चाहे वो 46 शेयर्स को लेकर बुलेटिन क्यों ना हो। आइडिया वाली खबर पे हमारे यहाँ 4 लोग काम कर रहे थे एक साथ। कि मैंने कहा DOT की वेबसाइट चेक करो, आइडिया पे चेक करो, खबर निकालो, डिपार्टमेंट से पूछो क्या ये खबर आ चुकी है, फाइनल हो चुकी है। और इस खबर को पता करने में 10 मिनट लगे, और 10 मिनट में हमने फ्लैश की। हमारे फ्लैश करने के बाद बाकी सब चैनल भी जागे होंगे, उन्हें भी लगा होगा, हमें भी पता करना पड़ेगा, इतनी बड़ी खबर आई है जी बिजनेस पे, तो कहीं तो कुछ हुआ होगा। और फिर अब सबको पता चल रहा है और अब सब चला रहे हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट अनिल की जो ट्रेडर होता है ना, जो लेता है, उसकी क्वेरी को आपने आंसर करा है कि ले तो सब रहे हैं, सबके मन में एक फियर था कि बाई चांस अगर कुछ नहीं आया तो कहीं गैप डाउन 10% गैप डाउन तो नहीं होगा। तो आपने कहा कि अगर कुछ नहीं आता है, नो न्यूज बैड न्यूज नहीं होगा यहाँ पर, जो आपने 1 रुपया जाएगा और क्या जाएगा इसमें, कोई इसमें जाने को कुछ नहीं है। अगर सपोज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आइडिया पे नहीं भी है तब भी फर्क नहीं पड़ता। और 72 रुपये में तो डील खुद कुमार मंगलम बिरला ने की है। बिल्कुल, तो कहाँ कोई दिक्कत। और जिस रेशियो पे मर्जर हो रहा है 100, 105, 108 रुपये के आसपास की वैल्यू निकलती है आइडिया के शेयर होल्डर के लिए, इसलिए हम नहीं कहा सकते। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है दोनों पे ही आ जाए। अगर हम एक की बात बोल रहे हो, सकता है दोनों पे ही आ जाए, हिंडाल्को पे भी बात बोल दे और आइडिया पे भी बात बोले। हाँ, आप HDFC की बात कर रहे हैं। मैं HDFC की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डे हाई पे तो आ गया। जिनके पास HDFC है वो तो आपको कुणाल ने बता ही दिया कि आपको होल्ड करना 2100 तक का टारगेट है। मैं AMC की बात पूछ रहा हूँ जिसका IPO है, ये अब 3 गुना करीब सब्सक्राइब तो हो चुका है। यही चिंता थी जो आप कह रहे थे कि भगवान से यही प्रार्थना कीजिए शेयर मिल जाए। अब ये 3 गुना तो हो चुका है, अब इसमें रणनीति 3 गुना में क्या है, ये तो 300 गुना टाइप वाला कैंडिडेट है। तो ये तो देखिए इसमें 100% आप एप्लीकेशन लगा के भगवान का ही नाम लो, आएगा तो आएगा। 100, 150, 200 गुना कुछ भी हो सकता है। मतलब बेसिकली लॉटरी, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ छोटी वाली 13 शेयरों की एप्लीकेशन लगाइए, जो सिंगल लॉट होता है। बड़ी लगाई कोई फायदा तो है नहीं, तो आना तो है नहीं आपके पास में। अलॉटमेंट तो आना होगा तो 13 शेयर में लॉटरी लग जाएगी 1 किलो। कोई ऐसा HDFC में ऐसा आदमी नहीं हो सकता किसी भी कैटेगरी का जिसको 1 लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन, 1 लॉट से ज़्यादा अलॉटमेंट भी हो, क्योंकि इशू इतना भरेगा हर एक तरह से। तो अलॉटमेंट आपको कुछ मिलने वाले हैं नहीं। तो सिंपल है, आप सिंगल 14,300 की एप्लीकेशन लगाइए, 13 शेयरों की 1100 रुपये के दाम पर, लग जाए तो लॉटरी, नहीं तो आपका पैसा आपके पास। ठीक है, भले आजकल तो लेकिन लगाना जरूर चाहिए। हाँ, लगाना जरूर चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, लगाना जरूर चाहिए। SBI मिलेगा तो ठीक है, पैसे अकाउंट से ब्लॉक होंगे, बाद में वापस भी आ जाते हैं। आजकल तो चेक लेन देने का रिवाज भी खैर खत्म हो गया। आगे बढ़ें, आप कुछ और शेयर, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जरा ये देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पे तेजी है। ये एक्सिस बैंक वापस से आज थोड़ा चला है 1 से 1.5%, इसमें भी कुछ मूव आ सकती है। राकेश जी एक बार जरा एक्सिस बैंक देखेंगे, 542 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल डिम्पी, स्टॉक ने भी एक नीचे से एक अच्छा सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है। 533, 534 एक अच्छा बेस है। किसी ने ले रखा है तो डिम्पी मेरा ऐसा मानना है होल्ड करना चाहिए 544 के लक्ष्य के लिए, और नई तेजी के लिए डिम्पी मेरा ऐसा मानना थोड़ा रोकना चाहिए। एक बार 545, 546 की नेकलाइन टूटे तब बाई करना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ किसने ले रखा है तो अनदर 3 रुपए के अपमूव के लिए होल्ड है। वेल्सपन कॉप, जिसमें बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, 6% की इक्विटी एक्सचेंज हुई थी, वो शेयर अब 15% ऊपर आ चुका है। ये डील का इम्पैक्ट आपके सामने सबसे तेजी के साथ ऊपर आया। और कुणाल, आप कह भी रहे थे ना इसके अंदर, अगर वो लेवल एक लेवल आपने हमको शेयर किया था ना,
देखिए डिम्पी, इसमें जो ब्रेकआउट आया है वो 122 रुपए के ऊपर आया, 128 अभी मौजूदा भाव है। मुझे लगता है एक बार के लिए 135 तक का एक मूव बन सकता है। तो जिन्होंने आज खरीदा है 125 का स्टॉप लॉस रखे हैं रिवाइज, और 135 के टारगेट से बने रहने के लिए। अगर आप 123 के लेवल का ब्रेकआउट की बात कर भी रहे थे ना, अगर वो हुआ भी है और लोगों ने इसको नोटिस भी किया है, तब भी 6 रुपए का गेन है, और 6 रुपए का गेन और आ सकता है क्योंकि 135 का टारगेट मिल रहा है। डे हाई पे 17% की मजबूती और 6% की इक्विटी करोड़ों में थी, जो कि बदली है और सबसे पहले आपने जी बिजनेस की स्क्रीन पर ही देखी है। 131 हो गया इनफैक्ट अब तो। सही टाइम पे बता दिया, बिल्कुल सही टाइम पे, बिल्कुल 123 के पार निकल के देखिए, हो भी गया 132 भी हो गया। इस बीच IFB के भी नंबर आ गए हैं। IFB के भी नंबर मैं आपको बता दूं, और इस नंबर्स में भी ग्रोथ ही हमको देखने को मिले। बेयर क्रॉप साइंसेस के हमने नंबर देख लिए हैं पहले, एक बार मेरे को IFB के नंबर्स कुणाल एक बार जरा आप देखेंगे। ये अप्लायंसेस वाली कंपनी है IFB इंडस्ट्रीज, इसके नंबर्स अभी मेरे पास होंगे, मैं आपको फ्लैशेस के जरिए बताऊंगा। आप जब तक चार्ट देख लीजिए। वैसे जो मेरे को पहले पता लगा उसका नंबर ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़ कर आया है। चार्ट पर नंबर ठीक लगते हैं, इसका मतलब कि जो रिएक्शन है प्राइस का वो पॉजिटिव दिखता है। 1150 के ऊपर ये ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए हो सकता है काउंटर 1213 तक चला जाए, जो कि अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आता है। 1150 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीद किराए। डबल हो गया मुनाफा, 7 करोड़ से सीधा 14 करोड़ का IFB इंडस्ट्रीज। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। देखिए ये 1-2 दिन तो बड़े भयंकर एक्शन वाले रहे, और सारा का सारा स्क्रीन का एक्शन पकड़ में आया है। कल देखिए नवीन फ्लोरिन वाली डील, कुणाल जी, कल नवीन फ्लोरिन 15% चल गया। आज देखिए वेल्सपन, मेरे ख्याल से वेल्सपन कितने पे पकड़ा था? 112 नहीं, 121 पे था, 120-21 था। वहां से देखिए 10 रुपए और बढ़ना मजाक नहीं है, बहुत बड़ा प्राइस एक्शन जो है जबरदस्त। तो एक्शन तो आ रहा है। चलिए इस बीच क्या कुणाल जी आ गए क्या आपके? BTST ओके, मुझे लगा कि आप BTST और कुछ देने वाले हैं। अच्छा, आप यहाँ पर HUL ये डेज हाई पे आया है, इसका एक्शन बढ़ रहा है अब, तो जरा इस पे को समझाइए। HUL में अचानक से तेजी की वजह क्या हो सकती है? आशु जी क्या करेंगे? सर इस वक्त तो मुझे लगता है कि थोड़ी कवरिंग की लगती है। आप देखिए अनिल जी, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू एवरीवन, मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि क्लोजिंग तक शॉर्ट कवरिंग आएगी और 11,200 के करीब जा सकती है। तो 11,175 तो हम आ चुके हैं, जबकि काफ़ी ज़्यादा पॉल 11,100 से 150 तक बोल रहे थे। बट मुझे लगता था कि ये क्लोजिंग ऊपर के लेवल पे बंद होनी चाहिए। 200 तक तो नहीं गई है, लेकिन क्लोजर तक 200 आ सकती है। तो इसीलिए हमने मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में सर, इंक्लूडिंग HUL, ये सब कॉल दी थी कि जो ये दिग्गज है इन्हीं में शॉर्ट कवरिंग या ऊपर की कवरिंग दिख सकती है, जो इंडेक्स को ऊपर लेके जाएगी। सो आज तक के लिए तो अनिल जी यही मूवमेंट है। कल नया दिन, नई एक्सपायरी, एक नए तरीके से व्यू बनाएंगे। बट अभी जो मुझे लगता है कि आज एक बार की सारी तेजी काट लेनी चाहिए NBFCs में, पर्टिकुलरली गैस स्टॉक्स में। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं BTST के उसमें नहीं, गेल के लिए कह रहा था। मेरा थोड़ा सा कुछ दिन का, कुछ ट्रेडिंग सेशंस का टारगेट है कि अगले 2-4 हफ्तों तक मुझे लगता है कि गेल और IGL अच्छे रह सकते हैं। बट अभी आज तक के लिए जो इंडेक्स की मूवमेंट थी, मुझे लगता है कि अनिल जी एक है, कल का एक नया दिन होगा। बट मुझे लगता है कि अभी एक 100-150 पॉइंट की मूवमेंट और निफ्टी में दिख सकती है, जो कुछ सेलेक्ट स्टॉक से, इट कुड बी ITC, लीवर अगेन, कुछ ना कुछ ऊपर लेके जा सकते हैं। तो कल कुछ और होगा, क्या होगा वो भी देखेंगे। रिलायंस हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। रिलायंस हम तो सुबह से कह रहे हैं, कल रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट आएंगे, क्या कुछ होता है। अच्छी बात है, 0.5% नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है, तो ये एक अच्छा। इस बीच येस बैंक अगर आपने लिया हुआ है तो कुणाल जी ने बोला भी कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं कुणाल जी, हो सकता है। तो 378 पे हमने कहा था, राइट, और 368 का स्टॉप लॉस था। ठीक है, कभी कभी स्टॉक मूव कर जाता है उल्टा, हालांकि आपके स्टॉप लॉस के लेवल के आसपास होता है। मैं इसमें ही कहना चाहता हूँ जी, हालांकि देखिए इंट्राडे की ट्रेडिंग जिसने करनी है उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन येस बैंक का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी उतना ही मजबूत है। तो अगर आपके पास पोजिशनल ट्रेड है तो आप 360 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। मुझे लगता है कि वापस से दाम आएंगे, वापस से दाम भी आ सकता है। और एक और चीज़ में प्रोविजनिंग के आंकड़े नहीं थे तब ये कॉल दी गई थी, प्रोविजनिंग के आंकड़े आने के बाद ही ये शेयर टूटा है, तब तक तो ये 380 पे ही खड़ा था। तो हमने तो खैर थोड़ा पहले पूछा, इसलिए आपको स्टॉप लॉस ही आपको मिल रहा है। तो आज हमारा स्टॉक ऑफ द डे था अंबुजा सीमेंट सुबह, तो अगर लिया हुआ है
तो प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। बिल्कुल हमारी राय साफ है। 328 का ड्रीम टारगेट जो था उसके बेहद नज़दीक पहुंचा, तीसरा वाला ड्रीम टारगेट, तो वहां पर उसके आसपास पहुंच ही गया था। तो अब आपके पास है तो प्रॉफिट बुक कर लें। जुबिलेंट फूड एक और था जो 1645 मेरे ख्याल से वो जो टारगेट था दूसरा वाला उसके नज़दीक पहुंचा, वहाँ भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ प्रॉफिट बुक करते चले, आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए कुछ और शेयर्स भी देख लेते हैं जहाँ पे आज थोड़ा मूव देखने को मिल रहा है। आज बढ़ने वाले शेयर्स में SBI इस समय डे हाई पे आ चुका है, 4.5-5% तक का मूव है। राकेश जी, क्या ये कल भी लेके जाएं या फिर इस सीरीज के साथ ही इसको भी खत्म समझें, एक बार प्रॉफिट बुक करके पूरा बाहर आ जाए? स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं? यस, स्टेट बैंक की। देखिए टेक्निकल रुझान अच्छा है और नीचे से रिवर्सल बना हुआ है डिम्पी, और किसी ने अगर लिया है तो होल्ड करना चाहिए, और जिसने नहीं लिया है डिम्पी उसके लिए भी एक मौका दे रहा है स्टॉक, थोड़ा सा रुकना चाहिए। 290 डिम्पी यहाँ पर एक अनदर एक मेजर लेवल है, उसके ऊपर निकल रहा है, इन्हीं स्तरों पे खरीदना चाहिए स्टॉक को, स्टेट बैंक को। और यहाँ पे 280 के नीचे का स्टॉप लॉस लगता है, और पहला टारगेट यहाँ पे 302-303 का बैठता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एक और स्टॉक है कैस्ट्रॉल, ये जरा देखिए कैस्ट्रॉल का स्टॉक और एफनो में। अच्छा, ये तो स्पेशल 46 में भी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए स्पेशल 46 में नहीं, कैस्ट्रॉल देखिए। कैस्ट्रॉल में एक बड़ा ब्लॉक डील होता हुआ दिखा आखिरी मिनटों में, 6,12,000 शेयरों का ट्रेड हुआ है 165 रुपये 10 पैसे पर। तो यहाँ पर वॉल्यूम का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आखिरी मिनटों में कोई डिलीवरी लेकर जाना चाहता है कैस्ट्रॉल की। कैस्ट्रॉल चार्ट्स रेडी है बंसल जी? कुणाल जी, कौन किसके रेडी है बताइए? जिसके भी रेडी। अनिल जी, स्टॉक इसमें यहाँ पे लेवल्स रेडी हैं। नीचे में 163, 165 एक सपोर्ट है, और टेक्निकली ऊपर में स्टॉक में ज्यादा अपसाइड नहीं है। इमीडिएटली 169, 170 पर एक रेजिस्टेंस है। तो बहुत है BTST के लिए, और कितना लोगे? अनिल जी, अगर BTST आप तो इतने भी टारगेट नहीं देते जितने मैं पूछ रहा हूं। अनिल जी, अगर BTST में लेना हो और आपकी परमिशन हो तो फिर इससे बेटर स्टेट बैंक है। हाँ तो ले लो ना, वो तो आप बोल चुके हो। हाँ। मैं तो वॉल्यूम एक्शन हुआ उसलिए पूछ रहा हूं। वॉल्यूम एक्शन तो 6 लाख से ज्यादा शेयरों का ट्रेड हुआ, आखिर में कोई लेके जा रहा है 329 में, तो नहीं अनिल जी, सोच समझ के खरीदता हो। 169.50 आप तो 2 लोट लेने के पहले इतना सोच रहे हो, तो जिसने 6 लाख शेयर लिए उसका क्या? नहीं अनिल जी, 169, 170 के टारगेट के लिए बाय है। नहीं भी है तो कोई नहीं बाय है नहीं जी। मैंने कहा टारगेट छोटे ना लगे आपको। जस्ट वॉल्यूम वाला एक्शन था इसलिए मैंने आपको पूछा। वॉल्यूम तो अनिल जी काफी बड़ा हुआ है इसके अंदर। NSE के टाटा मेटालिक्स के रिजल्ट भी आने की तैयारी है और वो भी हम आपको बता देंगे। और नतीजों से पहले भारतीय एयरटेल देखिए डेज हाई पर बंद होने की तैयारी करता हुआ दिख रहा, तो भरपूर एक्शन वाला आज दिन है एकदम। लेकिन आज हैरत की बात है कि कल रिलायंस के नंबर हैं और आज टेलीकॉम के शेयर्स डे हाई पे बंद हो रहे हैं, चाहे वो आइडिया है चाहे वो भारतीय एयरटेल है, दोनों के दोनों ही सामने डे हाई पे बंद हो रहे हैं। देखना होगा कैसे होता है। खैर आज मार्केट की क्लोजिंग शानदार 37,000 के ऊपर सेंसेक्स क्लोज करने की तैयारी करता हुआ और निफ्टी 11,178, ये दिन का ऊपरी स्तर और न केवल दिन का बल्कि लाइफ टाइम भी ये हाई यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक आज 27,431। आज हमको सिर्फ दुख इस चीज का हो रहा है कि हमने बैंक निफ्टी का पोल बढ़ा क्यों नहीं लिया। वो 27,200 तक की उसकी लिमिट थी, लेकिन आज उससे 200% का गेन आपको 200 पॉइंट का गेन। 27,350 आज मेरे 2 ड्रीम टारगेट पहुंचे। एक 27,350 बैंक निफ्टी का और एक अंबुजा का 228 के आसपास का था, 225-26 कुछ गया है, जबकि कल बंद 204 के आसपास हुआ था, तो वो ड्रीम टारगेट ही बोला जाए। अंबुजा में एक दिन में 20% 20 रुपए ऊपर का टारगेट तो ड्रीम ही बोला जाएगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है, डिम्पी सबको मौका मिला, इसलिए जब 212 खुला था तो दीपाली पूछ रही थी कि इतना यही प्री ओपनिंग सेशन में यही तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा खरीद लीजिए, अब स्टॉप लॉस भी 206 कर लीजिए। अच्छा, तो मौका सबको मिल गया है, तो अच्छा है। तो जिन लोगों को पिछले हफ्ते लाइफ टाइम हाई से बड़ी दिक्कत थी, समस्या थी, चल नहीं रहे शेयर, इसलिए हम पिछले हफ्ते कह रहे थे कि मिड कैप शेयरों में भी बाहर आएगी। तो ये 4 दिन तो इस हफ्ते के मिड कैप शेयरों के लिए बेहतरीन रहे। मिड कैप शेयरों के बिल्कुल बेहतरीन, सबकी रिलीफ रैली आ गई। बंसल जी, आपको जितने लोग फोन करते हैं, ट्वीट करते हैं, उनके आई है ना रिलीफ रैली? बिल्कुल आ रही है जी। मेरे तो देखिए जो क्वेरीज होती है ना, एक जैसे क्वेरी आइडिया के लिए आ रही थी, वो बिना आपसे पूछे ही आप ऑन एयर ही उसको आंसर करते हो। मैं तो एक्शन दिखेगा तो कर ही दूंगा। लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए हैं आज बाजार 11,177। 29 जनवरी को हमने 11,171 का लेवल छुआ था, आज उसको पार भी किया और बंद भी उसके ऊपर होते हुए दिख रहे हैं। 27,400 के ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे अपने लाइफ टाइम हाई से बस 200-300 पॉइंट ही दूर है, कल मैं आपको बताऊंगा। 37,000 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ है सेंसेक्स, 125 अंक मजबूत बंद होता हुआ दिख रहा है। तो पहली बार आज ये जो दोनों लेवल देख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी पर, ये ऐतिहासिक स्तर है अब तक के लाइफ टाइम हाई और रिकॉर्ड क्लोजिंग। अब फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है 11,167, ये है निफ्टी की, और
36,984। ये सेंसेक्स के 27,406 बैंक निफ्टी। आपको पता है बैंक निफ्टी 27,455 हाई बनाया 455 का। यस माय गुडनेस। उफ एडजस्ट होने का 406 था, वैसे तो 436 ही बंद हुआ था इससे पहले प्रोविजन में भी, फाइनल में 406 जाके बंद हुआ है। खैर आज की इस एक्सपायरी के साथ उन 40 शेयरों की भी जो फिजिकल डिलीवरी वाले थे उनका भी कंसेप्ट अब खत्म हो गया। अगर आपने उम्मीद तो की है कि हमने जो 5 बुलेटिन आपके लिए किए, 2 दिन से लगातार हेल्पलाइन खोल रखी थी, उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। और वायदा बाजार की कोई भी दिक्कत हो तो एक ही ठिकाना, एक ही जगह पर आपको उसके परेशानियों का, आपको सभी का समाधान मिलेगा, वह है सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस। और एक जगह पे और 2 आदमी के पास, एक तो है डिम्पी और दूसरे रजत, जो हमारे वायदा कारोबार के दोनों हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स, इनकी वायदा कारोबार पे गहरी पकड़ है।